यह एक ऐसी कहानी है जहां शक्ति भाग्य से नहीं, बल्कि निर्णयों से बनती है। जो चीज शांति से शुरू होती है, वह जल्द ही एक ऐसी चीज में तब्दील हो जाती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 166। आइए मिलकर काम करें। 1। जब पेगी कार्टर ने डिक्स का नाम सुना तो उसे अचानक एक बुरा एहसास हुआ। हालांकि वो ब्रिटिश नागरिक थी, लेकिन वो 1 साल से न्यूयॉर्क में खुफिया विभाग में काम कर रही थी, इसलिए उसे शहर की स्थिति के बारे में काफी जानकारी थी। उस समय न्यूयॉर्क में 3 ऐसी चीजें थी जिनसे बचना चाहिए था, यहां तक कि उनके जैसी एजेंटों को भी। सबसे पहले तो उसे जोश कान और हॉवर्ड स्टार्क जैसे कई धनी लोगों से बचना था। हालांकि हॉवर्ड की स्थिति इस समय थोड़ी खराब थी, लेकिन इसके पीछे विशेष कारण थे और सामान्य परिस्थितियों में कोई भी उससे उलझना नहीं चाहेगा। दूसरी चीज जिससे बचना जरूरी था वो थी न्यूयॉर्क पुलिस विभाग, लेकिन ये नियम केवल पहली श्रेणी से बाहर के लोगों पर ही लागू होता था। एक तरह से न्यूयॉर्क पुलिस विभाग अमीरों की निजी सेना की तरह था। इसी वजह से और अमेरिकी न्यायिक प्रणाली के कारण न्यूयॉर्क पुलिस विभाग, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा स्थानीय पुलिस बल है, एक बहुत ही विशेष समूह था जिसमें बाहरी लोगों के लिए हस्तक्षेप करना मुश्किल था और वे बहुत एकजुट थे। अधिकांश समय उनकी जैसी खुफिया एजेंसियों को, जो कुछ हद तक संदिग्ध थी, पुलिस से बचना पड़ता था। अगर वे पकड़ी जाती तो ये एक बड़ी समस्या होती। तीसरी चीज जिससे बचना था वह थी माफिया, चाहे वो इटालियन माफिया हो या आयरिश माफिया। न्यूयॉर्क समाज के अंधेरे पक्ष में छिपे इन परजीवियों से शहर के सभी सामाजिक वर्गों के लोग परहेज करते थे। पुलिस, अमीर लोग और ये समूह अक्सर एक साथ मिलकर काम करते थे। यहां तक कि FBI के पास भी इनसे निपटने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा अनगिनत छोटे मोटे गिरोह भी थे जिन्होंने माफिया के साथ मिलकर एक विशाल आपराधिक नेटवर्क बनाया था। पैगी कार्टर को याद था कि न्यूयॉर्क में सबसे बड़े आयरिश गिरोह के नेता का नाम डिक्स था। उसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं हो सकती, है ना? है, लगता है इस महिला ने मेरा नाम सुन लिया है। क्यों ना आप भी ऊपर आकर एक ड्रिंक ले? जैसे ही पैगी कार्टर हिचकिचाई, डिक्स ने मानो उसके मन की बात जान ली और उसे आमंत्रित कर दिया। उसके सामने मौजूद डिक्स कोई और नहीं बल्कि लिंडन श्नाइडर का पुराना साथी था, जिसने जोश के समर्थन और ब्लैकवाटर गैंग की मदद से अमेरिका में अधिकांश यहूदी गिरोह का सफाया कर दिया था, जिससे आयरिश माफिया को फिर से नियंत्रण हासिल करने और अमेरिका में शीर्ष आपराधिक ताकत बनने का मौका मिला। डिक्स एक छोटे मोटे गुंडे से अंडरवर्ल्ड में एक शक्तिशाली हस्ती बन गया था। उसके नाइट क्लब में होने का कारण सीधा साधा था, यह सब जोश द्वारा आयोजित किया गया था। मिस्टर डिक्स, मैं कर सकती हूं, पेगी कार्टर ना कहने ही वाली थी। उसका मकसद रेमंड नाम के एक दलाल से मिलना था, न कि इस आयरिश माफिया सरगना से। अगर उसने उसे नाराज कर दिया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। ओह महोदया, आपके इनकार ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। डिक्स ने कंधे उचकाए और उसके कुछ अंगरक्षक कार्टर के चारों ओर जमा हो गए, जाहिर तौर पर उसे इनकार करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। ठीक है, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, इसलिए मैं आपको परेशान करूंगा, श्रीमान डिक्स। स्थिति को देखकर कार्टर मुस्कुराया और सहमत हो गया। अपनी पैनी नजर से उसने गौर किया कि अंगरक्षक कोई मामूली गुंडे नहीं थे। उन्हें स्पष्ट रूप से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त था। संभवतः वे पूर्व सैनिक थे। ये जानते हुए कि वो संख्या में कम है, उसने समझदारी से उनकी बात मानने का फैसला किया। एक बार जब वो डिक्स के साथ अकेली हो जाएगी तो वो भागने का रास्ता ढूंढ लेगी। लेकिन जब कार्टर डिक्स के साथ विशाल और आलीशान कार्यालय में दाखिल हुई तो उसने दरवाजे के पास एक अंगरक्षक को बैठे देखा, जिसे देखकर उसका मन किया कि वो उसे कोस दे। क्या डिक्स इतना ज्यादा शक्की था कि वो अपने अंगरक्षक की निगरानी के बिना अपना कारोबार भी नहीं कर सकता था? ठीक है महोदया, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए एक काम की बात करते हैं। पुलिस, FBI या कोई और विशेष एजेंसी? कार्टर मन ही मन बड़बड़ा रही थी। तभी डिक्स ने उसे एक गिलास वाइन दी और सीधे सीधे पूछ लिया, श्रीमान डिक्स, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस इस जगह के मूल मालिक श्रीमान रेमंड के साथ एक समझौता करना चाहती हूं, और कुछ नहीं। पेगी कार्टर ने शांत रहने की कोशिश की। ओह, मैं समझ गया, तो जाओ उससे बात करो। डिक्स ने हल्के से सिर हिलाया और फिर दरवाजे पर खड़े अंगरक्षक को पुकारा, फ्रैंक। दरवाजे पर खड़े फ्रैंक नाम के गार्ड ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और दफ्तर में रखी एक बड़ी अलमारी के पास जाकर उसे खोला। पैगी कार्टर की आंखें सिकुड़ गई जब उसने अंदर का दृश्य देखा। 2 खून से लथपथ क्षतविक्षत शव। एक तो वो दलाल था जिसकी उसे तलाश थी, रेमंड। दूसरा एक पतला दुबला गोरा आदमी जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी।
अब कार्टर को अपनी बदकिस्मती समझ में आ गई। वो एक गिरोह संघर्ष में फंस गई थी और जिस व्यक्ति को वो ढूंढ रही थी वो पहले ही मर चुका था। देखो मैडम, वो रहा। क्या आपको कुछ कहना है? डिक्स ने रेमंड के शव की ओर इशारा करते हुए चिढ़ाया। अच्छा तो श्रीमान डिक्स, चलिए औपचारिकताएं छोड़ देते हैं। मैं यहां एक रासायनिक सूत्र के लिए आई हूं। अगर वो सूत्र मूल रूप से उनके पास था तो अब वो आपके पास होना चाहिए। शायद हम कोई सौदा कर सकते हैं। कार्टर ने खुद को शांत रखते हुए बोलना शुरू किया। अरे, मुझे सीधी बात पसंद है। मुझे पता था कि तुम यही चाहोगे, डिक्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ऑफिस की कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक दराज खोली और उसमें से एक गोला निकाला। जब पेगी कार्टर ने गोली देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मिस्टर डिक्स, क्या आप कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है और ये वही चीज है? हाँ बिल्कुल, डिक्स ने लापरवाही से गेंद को उसकी ओर उछालते हुए कहा, हावर्ड स्टार की उन चेतावनियों को याद करते हुए कि ऐसी चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। कार्टर ने भागने की इच्छा को दबाया और जल्दी से उसे पकड़ लिया। सावधानी पूर्वक उसे अपने हाथों में थामे रखा। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है मैडम, मुझे पता है वो चीज कितनी खतरनाक है। असल में हमने उसका इंतजाम कर दिया है। अब वो सुरक्षित है और फटेगी नहीं। कार्टर की घबराहट भरी प्रतिक्रिया पर डिक जोर से हंस पड़ा। यह सुनकर कार्टर को अपनी बंदूक निकालकर उस घमंडी आयरिशमैन को गोली मारने की तीव्र इच्छा हुई। क्या तुम पहले ये नहीं कह सकते थे कि यह सुरक्षित है? तो मिस्टर डिक्स, ऐसा लगता है कि आपको इस बारे में काफी जानकारी है। कार्टर ने अपनी सतर्कता वापस पाते हुए और उनके शब्दों में एक महत्वपूर्ण बात को पकड़ते हुए पूछा। बेशक महोदया, मुझे मत भूलो, हम भले ही कई नापाक काम करते हों, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य पैसा कमाना है। इस तरह की खतरनाक चीजें भले ही बहुत ज्यादा कीमत पर बिके, लेकिन इससे हमारे दूसरे कारोबारों के लिए और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इन बेवकूफों ने हमारे इलाके में ऐसी चीज लाने की हिम्मत की, ये मरने के लायक है, डिक्स ने गुस्से से कहा। जैसा कि डिक्स ने समझाया, हालांकि माफिया अक्सर अवैध गतिविधियों में शामिल होते थे, वे सामाजिक स्थिरता के सबसे बड़े समर्थकों में से भी थे। आखिरकार एक स्थिर समाज में ही उनके ग्राहक पैसा कमा सकते थे और उसे अपने व्यवसायों पर खर्च कर सकते थे, जिससे उनके लिए आय का एक नियमित स्रोत बन सके। केवल हताश छोटे मोटे अपराधी त्वरित और जोखिम भरे मुनाफे की तलाश में रहते थे। अपने सभी पावरस्टोन देना न भूलें। आप पैट्रियन पर भी मेरा समर्थन कर सकते हैं और अध्याय 229 इस अध्याय से 62 अध्याय आगे तक का शुरुआती एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 167, आइए मिलकर काम करें। 300 पावरस्टोन पार करने पर एक और अतिरिक्त अध्याय। तो श्रीमान डिक्स, आपका प्रस्ताव क्या है? कार्टर ने उनकी व्याख्या से उत्सुक होकर पूछा। मैडम, मैं समझ गया कि आप अधिकारियों के साथ हैं। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर सीवरों में छिपे इन चूहों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, डिक्स ने धीरे से कहा। कार्टर की आंखें चमक उठीं। खुफिया जानकारी के क्षेत्र में अपने अनुभव के कारण वो समझती थी कि इसका क्या मतलब है। ब्रिटेन में रहते हुए वो अक्सर स्थानीय गिरोहों के साथ काम करती थी और उन्हें मुखबिर के रूप में इस्तेमाल करती थी। अक्सर उनकी जानकारी आधिकारिक खुफिया सेवाओं की जानकारी से भी अधिक विश्वसनीय होती थी। श्री डिक्स, आपकी मदद पाकर मुझे खुशी है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि इस तरह के सहयोग को कभी भी आधिकारिक मान्यता नहीं दी जा सकती। मैं ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत स्तर पर ही कुछ वादे कर सकता हूं। कार्टर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बेशक मैं समझता हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना साथी चुना है। आखिरकार कैप्टन अमेरिका का समर्थन मिलना किसी भी आधिकारिक वादे से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, डिक्स ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। कार्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो तुम्हें मेरी असली पहचान पहले से ही पता थी? डिक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गार्ड फ्रैंक की ओर देखा। फ्रैंक शीरन, जो पहले 45वीं इन्फेंट्री डिवीजन में थे। मैंने आपको और कैप्टन अमेरिका को इटली में देखा था, फ्रैंक ने अपना परिचय दिया। दरअसल फ्रैंक वही आदमी था जिसने सालों पहले डिक्स के गिरोह को छोड़कर अपनी मंगेतर के लिए सेना में भर्ती होने के लिए अपराध की दुनिया से नाता तोड़ लिया था। संक्षेप में, अध्याय 29 में पहली बार उल्लेख, दुर्भाग्य से सेना में कई साल बिताने के बाद वो अच्छी खासी डिस्चार्ज पेंशन लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका लौटा, लेकिन उसे पता चला कि उसकी मंगेतर किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी थी। इस खुलासे से वो कुछ समय के लिए अवसादग्रस्त हो गया। हालांकि हाल ही में उसे पता चला कि उसका पुराना दोस्त डिक्स माफिया सरगना बन गया है, जिससे प्रेरित होकर उसने उससे दोबारा संपर्क किया और उसके गिरोह में शामिल हो गया। यूरोप में अपने प्रवास के दौरान फ्रैंक की मुलाकात न केवल कैप्टन अमेरिका और पेगी कार्टर से हुई, बल्कि जोश और वीटो से भी उनका सामना हुआ। हालांकि बाद वाले दोनों को उनकी कोई याद नहीं थी। उनके लिए फ्रैंक शीरन महज एक और सैनिक थे जो विशेष ध्यान देने योग्य नहीं थे। इसी तरह कार्टर को फ्रैंक की कोई याद नहीं थी, हालांकि वो 45वीं इन्फेंट्री डिवीजन से परिचित थी। कैप्टन अमेरिका की इटली में पहली उपस्थिति 45वीं डिवीजन के लिए थी, जिसने इतालवी मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका योगदान 28वीं इन्फेंट्री डिवीजन से कहीं अधिक था, जिसमें बकी बार्न्स की 107वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट शामिल थी। हालांकि कैप्टन अमेरिका की उपस्थिति के कारण इसकी पहचान काफी हद तक दब गई थी। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं कैप्टन अमेरिका के नाम पर वादा करती हूं
कि मैं अपने सहयोग का सम्मान करूंगी। अब मिस्टर डिक्स, क्या आप मुझे और कोई जानकारी दे सकते हैं? पेगी कार्टर ने आखिरकार सिर हिलाकर डिक्स के साथ काम करने की सहमति दे दी और साझेदारी को सुनिश्चित करने के लिए कैप्टन अमेरिका के नाम का भी इस्तेमाल किया। हालांकि कार्टर को कैप्टन अमेरिका की छवि से बंधे रहना पसंद नहीं था, लेकिन वो एक नेक मकसद के लिए समझौता करने को तैयार थी। बिल्कुल, ये रेमंड नाम का व्यक्ति उस चोर के साथ काम कर रहा था जिसने हॉवर्ड स्टार्क के क्रायोटेक्नोलॉजी वॉल्ट को चुराया था। उससे पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि वे लेविथान नामक एक संगठन से जुड़े हुए थे। डिक्स ने खुलासा किया। लेविथान, ये किस तरह का संगठन है? पेगी कार्टर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अगर हमारी जांच सही है तो ये सोवियत संघ की एक सरकारी एजेंसी है जो CIA के समान है, डिक्स ने बताया। अब समझ में आया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि स्टार्क की चुराई हुई तकनीक सोवियत क्षेत्रों में मिल रही है। कार्टर ने अचानक स्थिति को समझते हुए बुदबुदाया। इस सारी गड़बड़ी के लिए असल में हॉवर्ड स्टार्क जिम्मेदार है, डिक्स ने आगे कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? कार्टर ने उलझन में पूछा। सुश्री कार्टर, क्या आपने कभी मिडनाइट ऑयल नाम की कोई चीज सुनी है? डिक्स ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें इसके बारे में पता भी है? कार्टर ने गहरी भौहें चढ़ा ली। आखिर ये माफिया वाले इतने जानकार कैसे हैं? हाँ, हमें अभी पता चला। पूछताछ के दौरान हमने उससे ये बात निकलवाई। वो बोल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने इसे लिख लिया। लीजिए सुश्री कार्टर, आप खुद देख लीजिए। डिक्स ने कागज का एक टुकड़ा उन्हें देते हुए कहा। संदेह भरी अभिव्यक्ति के साथ कागज लेते हुए कार्टर ने उसे पढ़ा और जल्दी ही डिक्स की पिछली टिप्पणी को समझ गया। पता चला कि लेविथान के मूल सदस्य सोवियत बटालियन के बचे हुए लोग थे जो हॉवर्ड स्टार्क के मिडनाइट ऑयल गैस के कारण हुई एक विनाशकारी घटना का शिकार हुए थे। उस समय पूरी बटालियन में से केवल 4 लोग ही जीवित बचे थे। उनमें से एक सैन्य चिकित्सक जोहान फेनहॉफ थे जिन्होंने समय रहते गैस मास्क पहन लिया था, और बाकी 3 फेनहॉफ द्वारा आपातकालीन ट्रेक्योटोमी के बाद ही जीवित बचे। इन तीनों की बोलने की क्षमता समाप्त हो गई। संक्षेप में, ट्रेकियोस्टोमी एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें गर्दन में श्वासन ली ट्रेकिया तक एक छेद बनाया जाता है। फिर सांस लेने में सहायता के लिए उस छेद में एक ट्यूब डाली जाती है। इस प्रक्रिया को ट्रेकियोटोमी भी कहा जाता है। इन तीनों में से एक लीड ब्रैनिस थे जिनकी मृत्यु रेमंड के बगल में हुई थी। शेष 2 में से एक को लेविथान द्वारा भर्ती होने से इनकार करने पर मार दिया गया, जबकि दूसरे साशा डेमिटोव गुप्त मिशनों को अंजाम देने के लिए ब्रैनिस के साथ अमेरिका में घुसपैठ कर गए थे। जहां तक जोहान फेनहॉफ की बात है, वो लेविथान के भीतर नेतृत्व के पद तक पहुंच गया था और उसका पता अज्ञात था। स्पष्ट रूप से लेविथान एक खुफिया एजेंसी के रूप में ने ब्रैनिस और डेमिडोव के अलावा अन्य एजेंटों को भी अमेरिका भेजा होगा, लेकिन ब्रैनिस को खुद इन उच्च स्तरीय संपर्कों की कोई जानकारी नहीं थी। ब्रैनिस ने लेविथान को धोखा दिया था। उसका इरादा चुराई गई तकनीक को बेचकर पैसे कमाने और गायब हो जाने का था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि रेमंड के साथ उसके सौदे के बीच में डिक्स आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। कार्टर ने पढ़ने के बाद पूरी श्रद्धा से कहा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, यह पारस्परिक लाभ का समझौता है, डिक्स ने बेपरवाही से जवाब दिया। तो फिर मैं चलती हूं, मुझे बहुत काम करना है, कार्टर ने अपने हाथ में रखे दस्तावेज उठाते हुए कहा और जल्दी से बाहर निकल गई। बिल्कुल बेझिझक, डिक्स ने कंधे उचकाते हुए कहा। कार्टर के जाने के बाद डिक्स ने फोन उठाया। बॉस, सब कुछ ठीक हो गया है। उसे जरा भी शक नहीं हुआ, उसने बताया। अच्छा, अब अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो, जोश ने दूसरी तरफ से जवाब दिया। हथियारों के काटा प्रशिक्षण के एक दौर के बाद उसकी सांस थोड़ी फूल रही थी। नोट, लगता है आप लोग काफी समय से खेल से बाहर थे। कई लोग डिक्स को भूल गए होंगे। आप पैट्रियन पर भी मेरा समर्थन कर सकते हैं और अध्याय 229 इस अध्याय से 62 अध्याय आगे तक का शुरुआती एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। पावर स्टोन्स अध्याय 168 डॉटी अंडरवुड। नमस्कार, आज मैं आप सभी से पूछना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसी फैन फिक्शन है जिसे आप मुझसे अनुवाद करवाना चाहते हैं, जिसे सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। मैं उसका अनुवाद करूंगी। जल्दी से कमेंट करें, यहां टिप्पणी करें। अमेरिका भर में प्रभाव रखने वाले एक शक्तिशाली संगठन आयरिश माफिया की मदद से कार्टर की लेविथान की जांच मूल कहानी की तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज हो गई। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने हॉवर्ड स्टार्क को भी चौंका दिया। सच कहूं तो हॉवर्ड के लिए राजद्रोह का आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। यदि वो शुरू से ही आवश्यकतानुसार सुनवाई में उपस्थित होते तो सब कुछ बिना किसी खास परेशानी के सुलझ सकता था। हालात इसलिए और बिगड़ गए क्योंकि हॉवर्ड को चुनौतियां पसंद थी और वो आरोपों के पीछे के मास्टरमाइंड को खुद बेनकाब करना चाहता था। इस समय तक हॉवर्ड जनरल फिलिप्स के साथ सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व SSR को पुनर्गठित करने की योजनाओं पर चर्चा कर चुके थे, जो बाद में इस HIELD बन गया। कांग्रेस के साथ थोड़ा सा सहयोग उनकी समस्याओं को पूरी तरह से हल कर सकता था, लेकिन हॉवर्ड के स्वाभिमान ने उसे आसान रास्ता अपनाने नहीं दिया। कार्टर को अपनी योजनाओं में शामिल करना एक परीक्षा होने के साथ साथ उन्हें पदोन्नति देने का अवसर भी था। एक ब्रिटिश नागरिक होने के नाते पेगी कार्टर को संगठन में उच्च पद प्राप्त करने के लिए असाधारण उपलब्धि हासिल करनी आवश्यक थी। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि मूल श्रृंखला के पहले एपिसोड के अंत में
जार्विस एक कार में बैठकर दूर से पेगी कार्टर को देखता रहा, जबकि वो हॉवर्ड स्टार्क को रिपोर्ट कर रहा था कि कार्टर एक उत्कृष्ट विकल्प है और उस पर संदेह नहीं किया जाएगा। सीरीज में जार्विस को भले ही कुछ हद तक अनाड़ी सज्जन के रूप में दिखाया गया हो, लेकिन वो कभी ब्रिटिश सेना में एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे। उन्होंने एक जनरल के नेतृत्व में दुनिया भर की यात्रा की, लेकिन अपनी यहूदी पत्नी एना को बचाने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर की जालसाजी करने के आरोप में उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। बाद में हॉवर्ड ने उन्हें बचाया और जार्विस उनके बटलर बन गए। यदि सैन्य कौशल के मामले में तुलना की जाए तो जार्विस शायद कार्टर से बहुत पीछे नहीं होंगे। हालांकि जब जोश ने डिक्स को इस स्थिति में शामिल किया तो उसके मन में कार्टर की मदद करने के अलावा और भी कई इरादे थे। मैनहट्टन के मिडटाउन ईस्ट में न्यूयॉर्क का कॉन्टिनेंटल होटल स्थित था। पहले इसे पियरे होटल के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण 1930 में हुआ था और यह न्यूयॉर्क के सबसे आलीशान होटलों में से एक था। 6 महीने पहले जोश ने इसे कॉन्टिनेंटल बैंक की सहायक कंपनी कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप से खरीदा था। जोश द्वारा इस होटल को चुनने के कारणों में से एक इसकी अत्याधुनिक भूमिगत तिजोरी थी, जिसे अपने मेहमानों को स्थायी सुरक्षित जमा बॉक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। मूल समय रेखा में यह तिजोरी 1970 के दशक में एक विश्व प्रकट गहनों की चोरी का स्थल थी, लेकिन अब ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। तिजोरी को न्यूयॉर्क में एक गुप्त ओरोबोरोस अड्डे में बदल दिया गया है, जो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में हाइड्रा के अड्डे के समान है, जहां विंटर सोल्जर बकी बार्न्स को बंदी बनाया गया था। हालांकि बकी के बजाय उस ठिकाने पर इस समय एक साधारण लेकिन दिलचस्प गोरी महिला मौजूद थी। उसका नाम डॉटी अंडरवुड था। हाँ, वो मूल कहानी की वही डॉटी अंडरवुड थी, जिसका पेगी कार्टर के साथ एक जटिल और गहन रिश्ता था, जो पहली ब्लैक विडो में से एक थी। लेकिन इस समय रेखा में डॉटी कुछ ही दिन पहले न्यूयॉर्क पहुंची थी और उसका इरादा एक बैले डांसर के रूप में घुल मिल जाने का था। एक मनगढ़ंत बैले ऑडिशन के जरिए वो सीधे ओरोबोरोस के सावधानी पूर्वक बिछाए गए जाल में फंस गई। रेड रूम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद डॉटी उन ओरोबोरोस एजेंटों का मुकाबला नहीं कर सकी जिन्होंने हर छोटी से छोटी बात की योजना बनाई थी। उसे तुरंत पकड़ लिया गया और चुपके से अड्डे पर ले जाया गया। यहां तक कि अब भी उस सुविधा केंद्र में बंद होने के बावजूद डॉटी को यह पता नहीं था कि उसे किसने पकड़ा था। दूर खड़े गार्डों को देखकर भावहीन, चुप और मानो भावहीन डॉटी लगभग इस बात की पुष्टि कर सकी कि वे अमेरिकी एजेंट नहीं थे। इतने भ्रष्ट और पतित देश में वे ऐसे निर्मम व्यक्तियों को कैसे प्रशिक्षित कर सकते थे? संक्षेप में, वो 1940 से 50 के दशक में एक सोवियत एजेंट थी। उस समय नस्लवाद आम था, इसलिए मैंने इस भाग को यथावत रखा है। लेकिन इन लोगों ने उसे क्यों पकड़ा था? वो कैसे बेनकाब हुई थी? उसे फंसाने के लिए बैले ऑडिशन का इस्तेमाल करने का मतलब था कि वे उसके बारे में सब कुछ जानते थे। क्या संगठन के उच्च अधिकारियों में कोई गद्दार हो सकता है? या शायद यह संगठन द्वारा आयोजित एक और परीक्षण था? जब डॉटी सवालों के भंवर में फंसी हुई थी, तभी उसे दूर से एक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे कड़े सुरक्षा वाले धातु के दरवाजे एक एक करके खुलते गए, ऊंची एड़ियों की लयबद्ध खटखटाहट गलियारों में गूंज उठी। अंत में हरे रंग के वस्त्र पहने एक आकर्षक आकृति डॉटी की कोठरी के बाहर प्रकट हुई। जब डॉटी ने बाहर उस व्यक्ति को देखा तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में सदमे का एक निशान साफ झलक रहा था। उसने उस महिला को पहचान लिया, ओफेलिया सर्किसियन, ऑस्ट्रियाई संघीय गृह मंत्रालय की वाइपर लेडी। संक्षेप में नाम थोड़ा अजीब है ना? लेकिन यह सच है। ऑस्ट्रियाई संघीय गृह मंत्रालय बुंडेसमिनिस्टरियम फॉर इनर BMI ऑस्ट्रिया की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। ओरोबोरोस और हाइड्रा के साथ ओफेलिया के संबंध पूरी तरह से गुप्त रखे गए थे। सार्वजनिक रूप से वो ऑस्ट्रियाई खुफिया सेवा, राज्य सुरक्षा और खुफिया निदेशालय DSN और गृह मंत्रालय में एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में जानी जाती थी। ओफेलिया के साथ कई मुठभेड़ों के बाद उन्हें वाइपर लेडी उपनाम क्लेयर वॉयंट ने दिया था, जो एक उच्च पदस्थ सोवियत खुफिया अधिकारी और पहली ब्लैक विडो में से एक थी। क्लेयर के अनुसार ओफेलिया एक जहरीले सांप की तरह थी, निर्मम, चालाक और घातक। हालांकि ये उपनाम ओरोबोरोस और हाइड्रा दोनों पर लागू होता था, लेकिन ओफेलिया को यह पसंद नहीं था। इस अपमान से विचलित न होकर ओफेलिया ने जोश से सीखे एक शब्द का प्रयोग करके जवाब दिया, ब्लैक विडो। हालांकि जोश अक्सर क्लेयर, डॉटी और रेड रूम के अन्य एजेंटों को ब्लैक विडो कहकर संबोधित करता था, क्योंकि उसे एक ट्रांसमाइग्रेटर होने का ज्ञान था। लेकिन उस समय रेड रूम एजेंटों के लिए इस उपाधि का आधिकारिक तौर पर उपयोग नहीं किया गया था। दरअसल ब्लैक विडो शब्द ड्रेकोव के रेड रूम का नेतृत्व करने के दौरान ही आम हुआ था। अब क्लेयर वॉयंट की बदौलत यह उपनाम उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। मुझे मिस ओफेलिया कहो। वाइपर लेडी, कितना भद्दा नाम है। यह नाम जरूर उस कमीनी क्लेयर ने रखा होगा, है ना? ओफेलिया ने चुप्पी तोड़ी, मानो वो डॉटी के मन की बात पढ़ रही हो, क्योंकि डॉटी को उसके बारे में सब कुछ याद आ रहा था। डॉटी स्पष्ट रूप से सदमे में थी। आपको कैसे पता चलता है कि मैं क्या सोच रही हूं? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बस एक छोटी सी चाल। आपके वरिष्ठ अधिकारी जोहान फेनहॉफ भी यही कर सकते हैं, है ना? ओफेलिया ने अपना सिर झुकाया और डॉटी को मजे से देखा।
मिडनाइट ऑयल घटना से जीवित बचे एकमात्र सामान्य व्यक्ति जोहान फेनहॉफ मन को नियंत्रित करने में माहिर थे। इसी क्षमता के कारण उन्हें लेविथान के उच्च पदों में स्थान प्राप्त हुआ था। फेनहॉफ ने अनगिनत लोगों पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन मूल कहानी में उसका सबसे उल्लेखनीय शिकार विंटर सोल्जर बकी बार्न्स के अलावा कोई और नहीं था। जैसे ही ओफेलिया ने फेनहॉफ का जिक्र किया, डॉटी ने सहज ही अपना सिर नीचे कर लिया और ओफेलिया की नजरों से बचते हुए जानबूझकर अपने मन में कई तरह के विचार भर लिए। लेविथान में फेनहॉफ की एक अधीनस्थ कर्मचारी होने के नाते वो जानती थी कि ऐसी स्थितियों से कैसे निपटना है। दुर्भाग्यवश ओफेलिया ने यूरी के माध्यम से जोश से मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने की उन्नत तकनीकें प्राप्त कर ली थी। वर्षों के कठोर प्रशिक्षण के बाद उसकी मन को नियंत्रित करने की क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। डॉटी की चालें उसके सामने बेकार थी। चिंता मत करो प्रिया, विरोध करना बंद करो, आओ हमारे महान ओरोबोरोस में शामिल हो जाओ, ओफेलिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके लाल होंठ धीरे से खुल गए। इस गति को कम मत होने दो, मुझे पावर स्टोन्स दो। अध्याय 169 रक्त और CIA बोनस। ये अतिरिक्त अध्याय 400 पावर स्टोन पार करने के लिए है। एक और अध्याय जल्द ही आएगा। बॉस, मिस्टर डिक्स आ गए हैं। लॉन्ग आइलैंड स्थित हवेली के अंदर जोश ने अपनी दोपहर की चाय का आनंद लिया। हाल ही में न्यूयॉर्क में जो कुछ भी हो रहा था, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की स्थापना और अन्य विशेष कार्य, उसके चलते वो शहर में ही रुका हुआ था। मार्गरेट अपने परिवार को भी उसके साथ लाना चाहती थी, लेकिन लेविथान तूफान की समस्या के कारण न्यूयॉर्क असुरक्षित हो गया था। इसलिए जोश ने ऐसा न करने का फैसला किया। इसके बजाय वो हर कुछ दिनों में घर की छोटी यात्राएं करता था। वैसे भी हवाई जहाज से कुछ ही घंटे लगते थे। डिक्स, बैठ जाओ, मेरे साथ चाय पीजिए, जोश ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। धन्यवाद बॉस, ये लीजिए, आपने जो मांगा था। डिक्स खुशी खुशी बैठ गया और सम्मानपूर्वक एक डिब्बा मेज पर रख दिया। हालांकि डिक्स अमेरिकी अंडरवर्ल्ड में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। यहां तक कि न्यूयॉर्क के मेयर और सीनेटर भी उसके प्रति सम्मान दिखाते थे। फिर भी वो जोश के सामने संयमित व्यवहार करता था। उन्हें ठीक ठीक पता था कि वे अपने वर्तमान पद तक क्यों पहुंचे थे। शाबाश, इसे निकालने में कोई परेशानी हुई? जोश ने डिब्बा खोलते हुए पूछा, जिसके अंदर एक छोटा नीला धातु का गोला पड़ा हुआ था। यह हॉवर्ड स्टार्क के संग्रह से चुराई गई एक कलाकृति थी, जिसे हाल ही में सामरिक वैज्ञानिक भंडार द्वारा बरामद किया गया है। बिल्कुल नहीं, सामरिक वैज्ञानिक भंडार की सुरक्षा मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ढीली थी। डिक्स हंसते हुए बोले, मैंने बस एक प्लम्बिंग ठेकेदार को रिश्वत दी और मेरे आदमी आसानी से अंदर घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। खुफिया एजेंसी? मजाक है। वे फिर हंसे। बेशक, सुश्री कार्टर को धन्यवाद जिन्होंने SSR के बारे में कुछ जानकारी दी। बेशक, पेगी कार्टर ने उन्हें कोई भी संवेदनशील SSR जानकारी नहीं दी थी, लेकिन चूंकि वे एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए हस्तक्षेप से बचने के लिए न्यूयॉर्क में SSR कर्मियों के बारे में बुनियादी जानकारी साझा करना अनुचित नहीं था। उस जानकारी के साथ माफिया आसानी से जोश को जिस चीज की जरूरत थी उसे हासिल करने का रास्ता ढूंढ सकता था। अच्छा, सुनिश्चित कर लो कि कोई कमी न रह जाए। यह छोटी सी चीज अमेरिकी अंडरवर्ल्ड पर तुम्हारे दीर्घकालिक प्रभुत्व को निर्धारित कर सकती है। जोश ने मुस्कुराते हुए उस छोटे गोले का वजन करते हुए कहा। सच में? इतना जरूरी? मुझे लगा था कि यह चीज सिर्फ शहर की बिजली काटने के लिए है। इससे मुझे क्या फायदा होगा? डिक्स ने हैरानी से पूछा। उनकी जानकारी के अनुसार वो गोला एक रणनीतिक हथियार था जो पूरे शहर के बिजली ग्रिड को ठप करने में सक्षम था। जी हाँ, ये एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय पल्स बम था। हावर्ड स्टार्क वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो हमेशा अभूतपूर्व आविष्कार करते रहते थे। जोश हंस पड़ा। अगर ये असली होता तो हाँ, इससे शहर की बिजली गुल हो जाती, लेकिन ये असली नहीं है। हल्की सी मुस्कान के साथ जोश ने गोले पर एक बटन दबाया। एक क्लिक की आवाज के साथ गोला फटा नहीं, इसके बजाय वो खुल गया और ठंडी हवा का एक झोंका निकला। उसमें से गहरे लाल रंग के तरल पदार्थ से भरी एक छोटी शीशी बाहर निकली। क्या ये खून है? डिक्स ने हैरानी से पूछा। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि खून की एक शीशी का पाताल लोक पर उसके नियंत्रण से क्या संबंध है। हाँ, खून, लेकिन कोई साधारण खून नहीं। यह कैप्टन अमेरिका का खून है। जोश ने शीशी को ध्यान से देखते हुए कहा। क्या कैप्टन अमेरिका का खून? डिक्स की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। पास ही खड़े वीटो ने भी बातचीत पर ध्यान दिया। सुपर सोल्जर सीरम की नकल से लाभान्वित होने के साथ साथ इससे पीड़ित होने के कारण वो स्वाभाविक रूप से इससे संबंधित मामलों में रुचि रखता था। बिल्कुल सही, कैप्टन अमेरिका का खून। एकमात्र सफल सुपर सोल्जर होने के नाते वो शोध का विषय नहीं बनना चाहता था, लेकिन सरकारी एजेंट होने के नाते उसके पास कोई विकल्प नहीं था। गायब होने से पहले वो खून की 12 शीशियां छोड़ गया था। हॉवर्ड स्टार्क, जिसने इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसे उनमें से एक मिली। जोश ने शीशी को गोले में वापस रखते हुए समझाया। सच कहूं तो अगर केप ने खुद को बलिदान न किया होता तो शायद युद्ध के बाद वो एक साधारण रक्त बैंक बनकर रह जाता। सत्ता में बैठे लोगों के लिए असीम संभावनाओं से भरा यह रक्त एक नायक से कहीं अधिक मूल्यवान है। क्या आप सहमत नहीं है? डिक्स ने सिर हिलाया।
अब वो मामूली चोर नहीं रहा था जो वो पहले हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड में बिताए सालों ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। धन्यवाद डिक्स। मुझे विश्वास है कि इससे मेरा शोध संस्थान जल्द ही एक बेहतरीन सुपर सोल्जर सीरम तैयार कर लेगा। जब ऐसा होगा तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। जोश ने वादा करते हुए उस वस्तु को सावधानी पूर्वक रख दिया। बेशक अनुसंधान संस्थान से उनका तात्पर्य निस्संदेह यूरी से था। पहले केवल वीटो के दोषपूर्ण सुपर सोल्जर रक्त का उपयोग करते हुए यूरी ने इसे रेड अलर्ट की दुनिया की क्रेजी इवान तकनीक के साथ मिलाकर एक अत्यंत व्यावहारिक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीरम विकसित किया था। अब असली सुपर सोल्जर रक्त के साथ यूरी जोश के लिए क्या आश्चर्यजनक योजनाएं बना रहा होगा। जोश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। धन्यवाद बॉस, मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, डिक्स ने कृतज्ञतापूर्वक जवाब दिया और दृढ़ता से सिर हिलाया। सुपरसैनिक बनने के प्रलोभन का विरोध करना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन था। इसके अलावा जैसा कि जोश पहले ही बता चुका था, एक सुपर सोल्जर बनने से भविष्य में माफिया पर डिक्स का नेतृत्व काफी मजबूत हो जाएगा। वैसे कार्टर की जांच कैसी चल रही है? जोश ने लेक को एक तरफ रखने के बाद पूछा। वो अब भी मुझ पर काफी शक करती है, लेकिन कुल मिलाकर सब ठीक है। कल उसने बताया कि वो यूरोप में एक व्यापारिक यात्रा पर जा रही है। मुझे सही जगह नहीं पता, डिक्स ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। यूरोप? मैं समझ गया, इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, जोश ने थोड़ा रुककर कहा, फिर और भी मुस्कुराया। अब उसके पास लगभग सभी आवश्यक वस्तुएं मौजूद थी। अब काम समेटने का समय आ गया था। 2 दिन बाद एक C-69 सैन्य परिवहन विमान न्यूयॉर्क के न्यूबर्ग सैन्य हवाई अड्डे पर धीरे धीरे उतरा। कार्टर 2 अन्य SSR एजेंटों और जेल की वर्दी पहने एक गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ विमान से उतरे। उस व्यक्ति का नाम इवचेंको था, जो एक सोवियत मनोवैज्ञानिक थे। कार्टर और उनकी टीम ने उन्हें पोलैंड की एक विशाल जेल से बचाया था। लगभग 1 सप्ताह पहले डिक्स द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करते हुए कार्टर ने लेविथान के एक अन्य एजेंट डेमिडोव का सफलतापूर्वक पता लगा लिया। हालांकि वे उसे जिंदा नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्हें एक स्वचालित ट्रांसमीटर मिला। उन्हें उस पर एक संदेश प्राप्त हुआ। कार्टर द्वारा संदेश को समझने के बाद यह पोलैंड में स्थित लेविथान के एक अड्डे की ओर इशारा करता है। SR का मानना था कि इस अड्डे में हॉवर्ड स्टार्क के कथित राजद्रोह के सबूत हो सकते हैं। एक कड़ी के रूप में काम करते हुए कार्टर ने SSR को यूरोप में तैनात हाउलिंग कमांडो से संपर्क करने में मदद की। साथ मिलकर उन्होंने अड्डे में घुसपैठ की। हालांकि एक युवा हत्यारी लड़की और कुछ सोवियत गार्डों के अलावा एकमात्र महत्वपूर्ण खोज इवचेंको ही थी। इस अभियान में SSR और हाउलिंग कमांडो दोनों को एक-एक सदस्य का नुकसान उठाना पड़ा। इस समय तक कार्टर को इवचेंको के असली स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं थी। संक्षेप में, जोहान फेनहोफ का उपनाम विक्टर इवचेंको है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जोश जानता था। जैसे ही कार्टर की टीम हवाई अड्डे से निकलने की तैयारी कर रही थी, उन्हें काले कपड़े पहने पुरुषों के एक समूह ने घेर लिया। उनका नेतृत्व जोश कर रहा था, जिसके साथ सूट पहने एक अधेड़ उम्र का गोरा आदमी भी था। जोश, तुम यहां क्या कर रहे हो? और ये लोग कौन है? कार्टर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। माफ कीजिए कार्टर, लेकिन मुझे अपना परिचय दोबारा देने दीजिए। मैं अब CIA का प्रशासनिक निदेशालय प्रमुख हूं, और ये सज्जन मेजर जनरल फ्लेचर है, जो CIA के नए निदेशक है। जोश ने अपने बगल में खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। CIA? वो क्या होता है? कार्टर ने उलझन में पूछा। उनकी उलझन समझ में आने वाली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूजवेल्ट ने OSS, ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज, की स्थापना की थी, जो CIA का पूर्ववर्ती संगठन था। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो ट्रूमैन ने OSS को भंग कर दिया। ट्रूमैन को जल्द ही इस फैसले पर पछतावा हुआ, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वो विभिन्न विभागों और सेना से आने वाली अव्यवस्थित खुफिया रिपोर्टों को संभाल नहीं सकते थे। इसी से खुफिया जानकारी के समन्वय और सत्यापन के लिए एक नई एजेंसी बनाने का विचार आया, जिसके परिणाम स्वरूप CIA का गठन हुआ। इससे पहले जोश ने हुवर को FBI से हटाने और उसकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था जो उनके उद्देश्य के प्रति वफादार हो। परिषद ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसलिए जोश ने अपना ध्यान नवगठित CIA की ओर मोड़ा। रक्षा विभाग में अपने संपर्कों के माध्यम से उन्होंने CIA के गठन में 1 वर्ष की तेजी ला दी। इसकी स्थापना मूल रूप से 1947 में हुई थी। काउंसिल में अपने सहयोगियों ह्यू जोन्स और विल्फ्रेड मैलिक की मदद से जोश ने यह सुनिश्चित किया कि नवगठित CIA के पहले निदेशक मेजर जनरल फ्लेचर ही हों, जो एक जाना पहचाना चेहरा थे। ट्रूमैन द्वारा विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद जोश प्रशासन निदेशालय के प्रमुख बन गए, जहां उन्होंने CIA के संचार, रसद, सुरक्षा, वित्त, चिकित्सा सेवाओं, कर्मियों, प्रशिक्षण, शिक्षा और डेटा प्रोसेसिंग की देखरेख की। दूसरे शब्दों में कहें तो जोश का विभाग CIA की रीढ़ की हड्डी था। हालांकि फ्लेचर के कौशल औसत दर्जे के थे, लेकिन उसकी वफादारी ही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। इस प्रकार प्रशासन निदेशालय के प्रमुख के रूप में जोश CIA के पीछे की असली ताकत बन गया। इस दौरान जोश गुप्त रूप से CIA के निर्माण पर काम कर रहा था, और नवगठित CIA को अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि की आवश्यकता थी,
लेविथान से बेहतर और क्या हो सकता था। इसलिए कुछ अफसोस के साथ जोश ने एसएसआर के ऑपरेशन के श्रेय को रोकने और उसे सीआईए को सौंपने की तैयारी की। मुझे पावर स्टोन दो, अध्याय 170 SHIELD और हॉवर्ड की उबड़ खाबड़ यात्रा, एक बोनस, एक और अतिरिक्त अध्याय। तो बस यही है। अब आप क्या करने वाले हैं? सीआईए के मिशन के बारे में जोश के संक्षिप्त विवरण को सुनने के बाद पेगी कार्टर और सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व के 2 एजेंटों के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना मुश्किल हो गया। उनके पीछे इवचेंको तेजी से घबरा रहा था। उसकी आंखें इधर उधर दौड़ रही थी क्योंकि वो हताशा में भागने का रास्ता तलाश रहा था, लेकिन उसकी उम्मीदें तेजी से धूमिल हो रही थी। सीआईए के सभी फील्ड ऑपरेटिव जो जोश द्वारा चुने गए कुलीन सैनिक थे, जिनमें से प्रत्येक को यूरोप या एशिया में कम से कम 2 साल का युद्ध अनुभव था। उसे भागने देने का कोई चांस नहीं था। शांत हो जाओ, हमारा निशाना तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारा वो रूसी दोस्त है जो वहां खड़ा है। जी हां, तुम ही, डॉक्टर जोहान फैनहोफ। मेरी सलाह है कि तुम कोई भी लापरवाही भरा काम मत करो और नहीं अपने सम्मोहन के कर्तव्य दिखाओ, वरना मेरे अधीनस्थों को आवश्यक बल प्रयोग करने का अधिकार होगा और यकीन मानो तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा। जोश ने फैनहोफ को घूर कर देखा, जो कार्टर और उसकी टीम के पीछे छिपा हुआ था। जोश, क्या यहां कोई गलतफहमी है? वो जोहान फैनहोफ नहीं है, वो इवचेंको है, एक कैदी जिसे हमने लेविथान से बचाया था। कार्टर ने जोश को जवाब देते हुए भौहें चढ़ाई। मैं तुम्हारी शंकाओं को समझता हूं पेगी, लेकिन मुझे खेद है, मेरे पास पुख्ता सबूत है कि वह जोहान फैनहोफ है। इवचेंको और लेवियाथन कैदी वाली पूरी कहानी उसका जाल था, ताकि तुम उसे सामरिक वैज्ञानिक भंडार में शामिल कर लो। अब तक जो कुछ भी हुआ है, जिसमें हॉवर्ड के तिजोरी की चोरी भी शामिल है, वो सब उसी ने रचा है। जोश ने कंधे उचकाते हुए कहा, डायरेक्टोरेट खान, आपने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। डायरेक्टर फ्लेचर ने बीच में ही टोकते हुए उसे डांटने का नाटक किया। यह सब उनकी योजना का हिस्सा था। जोश बुरे पुलिस वाले की भूमिका निभाएगा, जबकि फ्लेचर अच्छे पुलिस वाले की भूमिका निभाएगा। माफी चाहता हूं निर्देशक महोदय। जोश ने तुरंत बात मान ली, फिर कार्टर की ओर मुड़ा। पेगी, तो क्या हॉवर्ड सचमुच निर्दोष था? कार्टर ने घबराए हुए फैनहोफ की ओर देखा। बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी और फैनहोफ के प्रकट होने के आसपास की संयोगवश घटनाएं कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लग रही थी। बिल्कुल सही, हमारे यहां पहुंचने से पहले ही कांग्रेस ने हॉवर्ड स्टार्क के खिलाफ अपनी जांच के नतीजे घोषित कर दिए थे। उन्हें आधिकारिक तौर पर निर्दोष घोषित कर दिया गया था। जोश ने पुष्टि की। ठीक है, तुम उसे ले जा सकती हो। कार्टर ने कुछ देर सोचने के बाद फैसला किया और मुस्कुराते हुए एक तरफ हट गई। एजेंट कार्टर, सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व के दोनों एजेंट स्पष्ट रूप से अनिच्छुक थे। उन्हें एहसास था कि फैनहोफ को वापस लाना उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती, लेकिन अब वो उपलब्धि उनसे छीनी जाने वाली थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन सभी लोगों से लड़ सकते हो, तो कोशिश करके देखो। कार्टर ने उन पर आंखें घुमाई। क्या उन्हें स्थिति समझ नहीं आ रही थी? वहां कम से कम 30 सीआईए एजेंट मौजूद थे। क्या वे खुद को कैप्टन अमेरिका समझते थे? लेकिन कार्टर का फैसला सिर्फ संख्या में कम होने के बारे में नहीं था। उनके लिए महत्वपूर्ण यह था कि स्थिति का पूरी तरह से समाधान हो जाए, न कि श्रेय किसे मिले। वास्तव में मूल कहानी में भी उन्हें श्रेय की ज्यादा परवाह नहीं थी। इसके अलावा वो जोश की अनगिनत एहसानमंद थी और वो इस बात पर उससे झगड़ा करने की कोई इच्छा नहीं रखती थी। उसका रवैया देखकर दोनों एजेंट चुप रहे। दरअसल दूसरी तरफ 30 से ज्यादा लोग थे, जबकि उनके पास सिर्फ 3 थे। अगर उनका अपना निदेशक भी आ जाता तो भी नतीजे में कोई बदलाव नहीं आता। स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व के पूरे न्यूयॉर्क डिवीजन में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा फील्ड एजेंट नहीं थे। इसके अलावा हवाई अड्डे पर तैनात आसपास के सैन्य गार्डों ने स्थिति को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया, जिससे पता चलता है कि सीआईए ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया था। हालांकि कार्टर की टीम ने फैनहोफ को वापस लाने की कोशिश छोड़ दी, लेकिन फैनहोफ खुद अपने भागने की योजना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब 2 एजेंट उसे हथकड़ी पहनाने के लिए उसके पास पहुंचे, तो उसने उन पर अपनी मानसिक नियंत्रण क्षमता का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि फैनहोफ दिमाग को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसकी क्षमताएं ओफेलिया की तुलना में कमजोर थी। सामान्य तौर पर ओफेलिया को भी गहन मानसिक नियंत्रण के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता था। फैनहोफ की तो बात ही छोड़िए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक एजेंट ने उसके पेट में घूंसा मारा और दूसरे ने झट से उसके मुंह पर जाली लगा दी ताकि वो बोल न सके। संक्षेप में, जाली चमड़े या तार से बना एक आवरण जिसे जानवर की नाक और मुंह पर लगाया जाता है ताकि वो काट न सके। तुम क्या कर रहे हो? कार्टर ने जोश के पास आते हुए उलझन भरे लहजे में उससे पूछा। उसके बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसमें से अधिकतर बातें गलत हैं, लेकिन एक बात सच है, वो एक मनोवैज्ञानिक है और वो भी बेहद कुशल, जिसके पास दिमाग को नियंत्रित करने की शक्तिशाली सम्मोहन क्षमता है। उसकी ये क्षमता मुख्य रूप से उसके शब्दों की शक्ति पर आधारित है। अब कल्पना कीजिए कि उसके जैसे किसी व्यक्ति को बिना किसी सावधानी के सामरिक वैज्ञानिक भंडार में ले जाया जाए। अगर वो किसी उच्च पदस्थ अधिकारी, मान लीजिए आपके निदेशक फ्लिन को सम्मोहित कर हॉवर्ड के उन्नत हथियारों पर नियंत्रण हासिल कर ले, तो इसके परिणामों के बारे में सोचिए।
जोश ने समझाया। यह सुनकर पैगी कार्टर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगर इस आदमी की क्षमताएं वैसी ही थी जैसा जोश ने बताया था और घटनाएं उसकी भविष्यवाणी के अनुसार घटित हुई तो परिणाम भयावह होंगे। इस तरह की घटना के परिणाम अंततः उसी के कंधों पर पड़ेंगे। आखिरकार वही तो थी जो इस खतरनाक व्यक्ति को वापस संयुक्त राज्य अमेरिका लेकर आई थी। उसे पहले से ही यह अंदाजा हो गया था कि उसे सैन्य अदालत के सामने घसीटा जाएगा। मुझे तुम्हारा एक और काम करना है, जोश, कार्टर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गहरी सांस लेते हुए कहा। ऐसा मत कहो, हम दोस्त हैं। वैसे भी हम उसे ले जा रहे हैं और इसका श्रेय खुद ले रहे हैं। इसके बाद तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल हो सकती है, इसलिए मुझे दोष मत देना। वैसे क्या तुमने कभी CIA में शामिल होने के बारे में सोचा है? मुझे पता है कि तुम्हें फील्ड वर्क पसंद है। मैं तुम्हारे लिए ऑपरेशन विभाग में सेक्शन चीफ का पद दिलवा सकता हूं। तुम्हारी काबिलियत के साथ तुम इसके लिए पूरी तरह से सक्षम होगे, जोश ने फिर से निमंत्रण देते हुए कहा। अमेरिका की अन्य खुफिया एजेंसियों के विपरीत CIA इस मायने में अद्वितीय थी कि यह केवल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह थी। किसी अन्य सरकारी विभाग का इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिसका अर्थ यह था कि कर्मियों की नियुक्तियों के लिए केवल राष्ट्रपति या निदेशक की स्वीकृति आवश्यक थी। हालांकि इसकी धनराशि और संसाधन अपेक्षाकृत सीमित थे। भविष्य में CIA के पास अरबों डॉलर के बजट और हजारों कर्मचारी होंगे, जबकि वर्तमान CIA, जो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, में केवल कुछ हजार कर्मचारी और $50 लाख का वार्षिक बजट था। हालांकि उस समय यह मामूली नहीं था, लेकिन FBI जैसी स्थापित एजेंसियों की तुलना में यह बहुत कम था। असल में CIA एक नवजात संगठन था। जोश के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि उसके पास इसे चलाने के लिए पर्याप्त निजी संपत्ति थी, खासकर बड़ी मात्रा में अवैध आय के माध्यम से, जिसे उसने CIA के माध्यम से कुशलतापूर्वक मनी लॉन्ड्रिंग किया। राष्ट्रपति की एकमात्र खुफिया एजेंसी होने के नाते CIA वित्तीय मामलों सहित पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करती थी और उसे अपना बजट सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं थी। इससे CIA के माध्यम से धन शोधन करना लगभग असंभव हो गया, यहां तक कि दिग्गज IRS के लिए भी। वैसे जोश ने यह शोधन तकनीक इस HIELD के भावी निदेशक निक फ्यूरी से सीखी थी। हालांकि फ्यूरी के अन्य कौशल पर अक्सर बहस होती थी, लेकिन गुप्त रूप से धन जुटाने और वित्तीय योजनाओं में उनकी प्रतिभा को सर्वत्र स्वीकार किया जाता था। बेशक धन शोधन की प्रक्रिया में कुछ अपरिहार्य नुकसान हुए, लेकिन जोश को इसकी परवाह नहीं थी। पहली बात तो यह कि नुकसान बहुत कम थे। दूसरी बात, वो CIA को वित्त पोषित कर रहा था और साथ ही अपने हितों की पूर्ति भी कर रहा था। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद था। कार्टर को विदाई देने के बाद जोश और उनकी टीम ने जोहान फैनहॉफ को सैन्य हवाई अड्डे पर एक विमान तक पहुंचाया और सीधे वाशिंगटन के लिए उड़ान भरी। आप पैट्रियन पर भी मेरा समर्थन कर सकते हैं और अध्याय 231 इस अध्याय से 62 अध्याय आगे तक का शुरुआती एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 171 SHIELD और हॉवर्ड की उबड़ खाबड़ यात्रा 2। मूल समय रेखा की तरह ही CIA अपनी स्थापना से ही एक विशिष्ट स्थिति वाली खुफिया एजेंसी थी, लेकिन इसके घरेलू अभियानों पर भारी प्रतिबंध थे। न्यूयॉर्क में पूछताछ करने से अन्य खुफिया एजेंसियों का अवांछित ध्यान आकर्षित हो सकता है, जिससे जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। यही कारण था कि जोश ने न्यूबर्ग मिलिट्री एयरपोर्ट पर फैनहॉफ को रोकने का फैसला किया। चूंकि यह रक्षा विभाग की संपत्ति थी, इसलिए CIA को वहां काम करने का अधिकार था। हालांकि हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही अधिकार क्षेत्र NYPD, FBI या यहां तक कि सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व के पास चला जाता था, जिनमें से सभी के पास घरेलू अभियानों में CIA की तुलना में अधिक अधिकार थे। फैनहॉफ को सीधे वाशिंगटन लाने से इन जटिलताओं से बचा जा सकता था। आखिरकार वाशिंगटन में राष्ट्रपति का वचन ही कानून होता था। कुछ ही घंटों के भीतर जोश और उनकी टीम जोहान फैनहॉफ को वाशिंगटन DC ले गई, विशेष रूप से DC वर्जीनिया सीमा पर स्थित छोटे से शहर लैंगली में। मूल घटनाक्रम में जब CIA की स्थापना हुई थी, तब उसका मुख्यालय लिंकन मेमोरियल के पास एक सरकारी इमारत में स्थित था। हालांकि जोश को वह स्थान बहुत तंग लगा। अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उसने ये सुनिश्चित किया कि मुख्यालय सीधे लैंगली में स्थापित हो, जो आगे चलकर CIA का मुख्य केंद्र बनने वाला था। बेशक CIA के नए मुख्यालय के निर्माण में समय लगेगा। फिलहाल इसका कामकाज छोटे से कस्बे में स्थित एक साधारण से कार्यालय भवन में चल रहा था। उसे जल्द से जल्द बात करने के लिए राजी करो। राष्ट्रपति अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, जोश ने ओफेलिया को आदेश दिया, जो पहले से ही अस्थायी कार्यालय के पूछताछ कक्ष में इंतजार कर रही थी। जरूर बॉस, लेकिन इन सभी भूमिकाओं को निभाते हुए क्या आपको नहीं लगता कि अब वेतन बढ़ाने का समय आ गया है? ओफेलिया ने मजाक में कहा। पहले तो वो सहमत हुई, लेकिन जल्दी ही उसका लहजा चंचल हो गया। इस समय ओफेलिया व्यावहारिक रूप से कॉमिक्स की मैडम हाइड्रा का वास्तविक जीवन संस्करण थी, जो भेष बदलने और जासूसी करने में माहिर थी। उसकी कई पहचानें थी। ओरोबोरोस की सदस्य, हाइड्रा की एजेंट, ऑस्ट्रियाई गृह मंत्रालय की एजेंट और अब CIA के ऑपरेशन डिवीजन में एक सेक्शन प्रमुख। उसकी पहचान और स्थितियों का जाल बेहद जटिल था, लेकिन जोश उसे खुश करने वालों में से नहीं था। ज्यादा जिद मत करो,
मैंने तुम्हारे हर पद के लिए मिलने वाले अतिरिक्त भत्तों में से एक पैसा भी नहीं काटा है, और न ही परिचालन खर्च में। तुम्हारी आमदनी पहले से ही डायरेक्टर फ्लेचर से कई गुना ज्यादा है। और क्या चाहिए? काम पर लग जाओ। अच्छा काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारे खाने में कुछ सॉसेज और जोड़ दूंगा। जोश ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। गुलामों के कोई अधिकार नहीं होते। ओफेलिया ने नाटकीय आह भरते हुए बुदबुदाया और शरारती मुस्कान के साथ पूछताछ कक्ष में चली गई। पूछताछ का उद्देश्य सबूत जुटाना नहीं था। जोहान फैनहॉफ के खिलाफ जोश के पास पहले से ही पर्याप्त सबूत थे, गवाही और भौतिक दोनों। मुख्य गवाह कोई और नहीं बल्कि डॉटी अंडरवुड थी, जिसे ओफेलिया ने कुछ ही दिन पहले पुनर्प्रशिक्षित किया था। अब एक प्रमुख गवाह के रूप में परिवर्तित डॉटी को क्षमा प्रदान की गई और वो आधिकारिक तौर पर सीआईए और ओरोबोरोस की सदस्य बन गई। उसकी भूमिका भविष्य की टाइमलाइन में नताशा रोमनॉफ, ब्लैक विडो की भूमिका के समान थी। संक्षेप में, क्षमा को नरमी या दयालुता के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन एक व्यापक कानूनी शब्द के रूप में इसमें क्षमादान, सजा में कमी, राहत या जुर्माने और जब्ती की माफी शामिल है। जोश वास्तव में हॉवर्ड स्टार्क की प्रयोगशाला से चोरी हुई शेष वस्तुओं का पता लगाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि जोश को खुद उन चीजों की बहुत परवाह थी, बल्कि वो कुछ सैन्य अधिकारियों का ऋणी था जिन्होंने सीआईए की स्थापना में सहयोग दिया था। उसने सेना से वादा किया था कि फैनहॉफ से बरामद कोई भी चोरी की वस्तु उन्हें सौंप दी जाएगी। सेना लंबे समय से हॉवर्ड स्टार्क के शोध को हासिल करना चाहती थी। बेशक सामान सौंपने से पहले जोश यूरी से उनकी कीमत का आकलन करने के लिए उन्हें दिखाने को कहता था। यह एक बिल्कुल अलग मामला था। पूछताछ सुचारू रूप से संपन्न हुई। ओफेलिया की कुशलता फैनहॉफ से कहीं अधिक थी। इसके अलावा यह देखकर कि उसकी पूछताछ करने वाली एक महिला थी, फैनहॉफ ने अपना संशय खो दिया और जल्दी सम्मोहन के प्रभाव में आकर सब कुछ बता दिया। मिली जानकारी के आधार पर जोश ने देश भर में एजेंटों, गैंगस्टरों, ओरोबोरो सदस्यों और काउंसिल के कार्यकर्ताओं को आदेश जारी किए। एक समन्वित प्रयास के परिणाम स्वरूप जल्द ही हॉवर्ड स्टार्क के सभी चोरी हुए आविष्कार बरामद कर लिए गए, जिन्हें लेविथान ने न्यूयॉर्क के विभिन्न कोनों में छिपा रखा था। जब तक स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व, हॉवर्ड स्टार्क और अन्य खुफिया एजेंसियों को इस ऑपरेशन की भनक लगी, तब तक यह पहले ही समाप्त हो चुका था। जोश की टीम ने न केवल मिशन पूरा किया था, बल्कि एक व्यापक रिपोर्ट भी तैयार की थी, जिसे पपेट डायरेक्टर फ्लेचर ने तुरंत राष्ट्रपति ट्रूमैन को सौंप दिया था। उस समय ट्रूमैन सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियारों के विकास को लेकर बहुत चिंतित थे। जोश की रिपोर्ट एक समय पर मिला उपहार थी। लेविथान के कार्यों, अमेरिकी रहस्यों की चोरी करना, देशभक्त आविष्कारकों को फंसाना और देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना ने ट्रूमैन को कार्रवाई करने का सही बहाना प्रदान किया। कुछ ही दिनों बाद ट्रूमैन ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र के समक्ष सबूत पेश किए और अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में वो बात कही जिसे बाद में ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना गया। इस प्रकार शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इस बैठक में खुफिया मामले के नायक जोश और पीड़ित आविष्कारक हॉवर्ड स्टार्क भी मौजूद थे। मुस्कुराते हुए जोश के विपरीत हॉवर्ड स्टार्क स्पष्ट रूप से परेशान थे। हालांकि उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था, लेकिन शीत युद्ध की शीघ्र शुरुआत और सीआईए के शीघ्र गठन ने जनरल फिलिप्स के साथ सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व में सुधार करने की उनकी योजनाओं को पटरी से उतार दिया था। कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, जिससे इस HIELD का गठन प्रभावी रूप से स्थगित हो गया था। हालात और भी बदतर हो गए क्योंकि हॉवर्ड के कई चोरी किए गए आविष्कार सीआईए के हाथ लग गए थे। रिपोर्टों से संकेत मिला कि उन्हें जल्द ही सेना को सौंप दिया जाएगा, जिससे हॉवर्ड के लिए उन्हें वापस पाना लगभग असंभव हो गया था। लेकिन हॉवर्ड को सबसे ज्यादा गुस्सा कैप्टन अमेरिका के रक्त के नमूने के गायब होने पर आया, जो उनकी नजर में नोबेल पुरस्कार की कुंजी थी। एक के बाद एक निराशाजनक असफलताओं के कारण हॉवर्ड ने जोश की सीट की ओर देखना शुरू कर दिया। उसे अचानक याद आया कि उसकी सारी परेशानियां 2 साल पहले नॉर्मंडी पर आक्रमण की पूर्व संध्या पर हुई मिडनाइट ऑयल की चोरी से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, और लगभग हर दुर्भाग्य के पीछे जोश कान की शख्सियत मंडराती हुई प्रतीत होती थी। हालांकि हॉवर्ड को जोश के किसी गुप्त एजेंडे का संदेह नहीं था, हितों का कोई सीधा टकराव नहीं था, फिर भी वो इस भावना को दूर नहीं कर सका कि जोश उसका कट्टर दुश्मन हो सकता है। अफसोस, बेहतर होगा कि वो भविष्य में उस युवक से दूरी बनाए रखे। वैसे अफसोस की बात है, अफवाह थी कि जोश की मंगेतर बेहद खूबसूरत थी। जैसे कि हॉवर्ड के विचारों को भांपते हुए जोश ने अपना सिर घुमाया और एक दोस्ताना मुस्कान के साथ उसकी निगाहों से मिलाई। बेशक अगर जोश मन पढ़ सकता और जान सकता कि हॉवर्ड क्या सोच रहा है, तो वो उस आदमी से हमेशा के लिए निपट लेने तक चैन से नहीं बैठेगा। पावर स्टोन देना न भूले। मुझे उम्मीद है कि हम इस सप्ताह शीर्ष 10 में पहुंच जाएंगे। वर्तमान में हम 15 से 18 रैंक के बीच उतार चढ़ाव कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रतिदिन 1000 से अधिक लोग इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। अध्याय 172, राष्ट्र का पुनर्स्थापन, एक मम्मी। बोनस, ये अतिरिक्त अध्याय 600 पावर स्टोन पार करने के लिए है। वे कहते हैं कि वे ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन उनका शरीर सच बता देता है। ये मुहावरा सिर्फ रिश्तों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि राजनेताओं के लिए भी काफी सटीक बैठता है। जैसे जैसे साल का अंत नजदीक आया और संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया सत्र शुरू हुआ, ग्रेट ब्रिटेन,
संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे देश, जो कभी शीत युद्ध की तैयारी कर रहे थे, रूस के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुकता से प्रयास करने लगे। इस सहयोग का उद्देश्य वाकांडा से निपटने के तरीकों और कीमती धातु वाइब्रानियम को हासिल करने के तरीकों पर चर्चा करना था। पिछले 6 महीनों में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा वाकांडा के खिलाफ छेड़े गए युद्धों ने उन्हें बुरी तरह कमजोर कर दिया है। उनकी परेशानियों में उनके उपनिवेशों में विद्रोह और ग्रीस और तुर्की को समर्थन देने की आवश्यकता भी जुड़ गई है। अगर उन्हें वाकांडा से कोई दिलचस्पी नहीं मिली तो वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। इस समस्या को हल करने के लिए ब्रिटेन ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे बेहद कपटपूर्ण माना जा सकता है। यह यहूदी राष्ट्र को पुनर्जीवित करने का कुख्यात प्रस्ताव था। मूल घटनाक्रम में यद्यपि ब्रिटेन ने सबसे पहले यहूदी राष्ट्रवाद का अपने लाभ के लिए उपयोग किया, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक अमेरिकी ही यहूदी राज्य का समर्थन करने लगे थे और यहां तक कि रूस भी अमेरिका के साथ खड़ा हो गया था। संक्षेप में यह जानकारी मुझे गूगल पर मिली। फिलिस्तीन पर नियंत्रण रखना मिस्र और स्वेज नहर को ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में रखने के लिए एक रणनीतिक साम्राज्यवादी हित था। ब्रिटेन को जायोनिस्टों का साथ देना पड़ा ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में यहूदियों का समर्थन जुटाया जा सके, इस उम्मीद में कि वे अपनी सरकारों को युद्ध में जीत तक बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर सके। दोनों देशों का लक्ष्य मध्य पूर्व पर ब्रिटेन के एकाधिकार को तोड़ना, क्षेत्र में उनके प्रभाव को कम करना और उन्हें अपने उपनिवेशों का उपयोग करके फिर से उभरने से रोकना था। जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के विभाजन की योजना पारित की तो ब्रिटेन, जिसे यहूदी राज्य का समर्थन करना चाहिए था, ने मतदान से परहेज किया। पहले अरब इजराइल युद्ध में ब्रिटेन ने अरब लीग का समर्थन किया। बाद में वित्तीय संकट और अमेरिका से मदद की जरूरत के कारण ब्रिटेन ने अरब लीग का समर्थन करना बंद कर दिया। अंततः इसी के परिणाम स्वरूप मध्य पूर्व में स्थित एक यहूदी राज्य इजराइल का निर्माण हुआ। लेकिन इस समय रेखा में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। जोश के पर्दे के पीछे किए गए कार्यों के कारण मध्य पूर्व में अराजकता नहीं फैली, लेकिन अफ्रीका में फैल गई, विशेषकर वाकांडा के उदय के साथ, जो वाइब्रानियम नामक एक महत्वपूर्ण संसाधन वाला एक शक्तिशाली राष्ट्र है। वाइब्रानियम पर इसके नियंत्रण ने इसे दुनिया की हर प्रमुख शक्ति के लिए एक अनमोल वस्तु बना दिया था। इसकी सैन्य शक्ति, जिसने ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित किया, ने रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी सतर्क कर दिया। अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ और वे समझ गए कि वे अकेले वाकांडा को नहीं संभाल सकते। इसलिए उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर प्रस्ताव रखा कि वे अपने 2 अफ्रीकी उपनिवेश यहूदी लोगों को उनके राष्ट्र के लिए दे दें। ये 2 उपनिवेश इरिट्रिया और जिबूती थे। बाद के समय में संभवतः 99% लोगों को यह पता नहीं होगा कि ये दोनों देश कहां स्थित है, लेकिन वास्तविकता में ये स्थान एक दूसरे के बहुत करीब थे। मध्य पूर्व में फिलिस्तीन से ज्यादा दूर नहीं, ये इथियोपिया के उत्तरी छोर पर स्थित थे, जो लाल सागर द्वारा अरब प्रायद्वीप से अलग थे। ये स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि ये लाल सागर से हिंद महासागर तक पहुंच को नियंत्रित करता था। जिबूती के साथ व्यवहार करना आसान है, वहां की स्थितियां लगभग आधी स्वीकार्य है, लेकिन इरिट्रिया अलग है। ये क्षेत्र मुख्यतः पठारों और मैदानों से मिलकर बना है, जिसमें मारेब नामक एक विशाल नदी बहती है। यहाँ की जलवायु बहुत सुहावनी है और ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका का सबसे नम क्षेत्र है। ये खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है। आप कह सकते हैं कि ये एक खजाना भूमि है। यही कारण है कि दक्षिण में स्थित इथियोपिया ने हमेशा इस भूमि को बहुत महत्व दिया है। हालांकि मूल समय रेखा में इरिट्रिया को 1993 तक इथियोपिया से स्वतंत्रता नहीं मिली थी। विभिन्न कारकों के कारण ये 21वीं सदी तक दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में से एक बना रहा। जब ब्रिटेन का प्रस्ताव सामने आया तो अमेरिका और रूस ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा, अरे ये काम कर सकता है। ये देश लाल सागर और मध्य पूर्व के निकट स्थित है, जिससे यहूदियों के लिए वहां बसना सुविधाजनक हो जाता है। इससे उन्हें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में सहायता और प्रभाव प्रदान करने का अवसर भी मिलता है। ये सुविधाजनक रूप से उस मार्ग को भी अवरुद्ध करता है जो कभी इथियोपिया हुआ करता था और अब वाकांडा है, उसके उत्तर से लाल सागर की ओर जाता है। इस क्षेत्र में यहूदियों को अपना राज्य स्थापित करने की अनुमति देने से वाकांडा के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, लेकिन इससे अरब राष्ट्र उत्तेजित नहीं होंगे और यहां तक कि उनका समर्थन भी प्राप्त हो सकता है। भले ही ये दोनों क्षेत्र वास्तव में अरब गुट का हिस्सा हों, लेकिन जनसंख्या विरल है और अरब ब्लॉक पर इसका प्रभाव नगण्य है, इसलिए अरब देशों ने इसकी परवाह नहीं की। अफ्रीकी उपनिवेशों में फैली अराजकता ने अमेरिका और रूस को यह एहसास दिलाया कि पुरानी शक्ति ब्रिटेन कमजोर हो गया है। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन को कमजोर करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय वाकांडा पर ध्यान केंद्रित किया। एक अश्वेत राष्ट्र का ऐसे संसाधनों पर नियंत्रण होना जो वैश्विक संतुलन को बदल सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं देखना चाहता था। जोश भी ब्रिटिश प्रस्ताव की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वो न तो यहूदियों का सहयोगी था और न ही वाकांडा वासियों का। उन्हें आपस में लड़ने देना और सही समय आने पर सारे लाभ उठाना एक शानदार विचार था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह दुनिया के सबसे बड़े उपद्रवी का विचार था। तो समूह ने अपनी योजनाएं बना ली और बात तय हो गई। जिन लोगों को समर्थन दिया जा रहा था उनके पास यहूदी लोगों के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मूल समय रेखा के अनुसार वे केवल अमेरिका के समर्थन से ही फिलिस्तीन में एक राज्य स्थापित कर सकते थे,
लेकिन अब अमेरिका और रूस दोनों ने कहा कि ये इरिट्रिया होना चाहिए या कुछ भी नहीं। यहूदी लोगों के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्यवश जमीन खराब नहीं थी। जहां तक युद्ध की बात है, क्या उन्हें फिलिस्तीन में नहीं लड़ना पड़ा था? यहूदियों को इसकी परवाह नहीं थी। उन दोनों क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की राय की किसी को परवाह नहीं थी। दरअसल वहां के लोगों को इथियोपिया से द्वेष था। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया, जो एक दुर्लभ घटना है। जहां तक विरोधियों की बात है, इस समय अफ्रीका से संयुक्त राष्ट्र में केवल मिस्र, लाइबेरिया और मूल इथियोपिया के पास ही सीटें थी। लेकिन मिस्र पर अभी भी ब्रिटेन का नियंत्रण था, और हालांकि यह अफ्रीका में था, यह अरब गुट का हिस्सा था, इसलिए उन्हें वकांडा की परवाह नहीं थी। लाइबेरिया अमेरिका समर्थक था, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। जहां तक इथियोपिया की बात है, वाकांडा द्वारा उस पर कब्जा करने के बाद उसे संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकाल दिया गया था, और वाकांडा ने उस बैठक में प्रतिनिधि भी नहीं भेजे थे। इस प्रकार वाकांडा विचित्र रूप से धुरी शक्तियों की तरह ही एक और विश्व शत्रु बन गया। अमेरिका की नवगठित प्रमुख खुफिया एजेंसी के रूप में CIA जाहिर तौर पर वकांडा के खिलाफ छेड़े जा रहे अराजकता को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। लेकिन उस समय जोश किसी और बात को लेकर ज्यादा चिंतित था। हां, जैसे ही 1947 आया, जोश एक नए आयामी प्रकाश स्तंभ में प्रवेश करने वाला था। इस बार तो मां बहुत जल्दी हो गया, लेकिन जब उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा तो वो लगभग खुद को संभाल नहीं पाया। हे भगवान! तीसरी बार सिस्टम ने उसे एक बच्चे को व्यापार लक्ष्य के रूप में दिया था, लेकिन अब इस बार दूसरी तरफ तो इंसान भी नहीं था। जी हां, इस बार सिस्टम के दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक मम्मी थी। आप patreon.com/demopho पर भी मेरा समर्थन कर सकते हैं और इस अध्याय से पहले 60 से अधिक अध्यायों तक शीघ्र पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 173 से 7। स्क्रीन पर मौजूद मम्मी ने अपने मन में आयामी व्यापार प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद कहा, अंतरआयामी व्यापार? दिलचस्प। तो हे मनुष्य, तुम मुझे क्या दे सकते हो? इम्होटेप? जोश ने भौहें चढ़ाते हुए स्क्रीन पर दिख रही उस जानी पहचानी डरावनी आकृति को पहचान लिया, जो छेदों से भरी थी और जिसमें केवल 2 चमकती हुई आंखें थी, और हिचकिचाते हुए पूछा, हजारों वर्षों तक सोने के बाद क्या मेरा नाम पहले ही अन्य लोकों में फैल गया है? जोश द्वारा सीधे अपना नाम पुकारे जाने पर इम्होतेप आश्चर्यचकित रह गया। जी हां, ये मम्मी कोई और नहीं बल्कि इम्होतेप थी, जो जोश की पिछली दुनिया की फिल्मों में मशहूर महापुजारी थे। प्रसिद्धि हो या ना हो, इम्होतेप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा अभी अभी पुनर्जन्म हुआ है ना? जोश ने अपना माथा रगड़ा और आह भरी। सदियों तक कैद में रहने के बाद अब उसे नींद कह रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि लोग ये नहीं जान पाएंगे कि तुम बस एक नाकामयाब इंसान हो? संक्षेप में, नाकामयाब इंसान एक अनौपचारिक शब्द है जिसका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अब अपने करियर में सफल या प्रासंगिक नहीं है। लगता है तुम्हें बहुत कुछ पता है। जोश के शब्दों ने इम्होतेप को उत्सुक कर दिया। दूसरे लोग का ये नश्वर प्राणी उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरी मुलाकात तुम्हारे जैसे हारे हुए इंसान से हुई। जोश ने गहरी आह भरी। हे मनुष्य, क्या तू मुझे उकसा रहा है? इम्होतेप को हारा हुआ कहलाने पर स्पष्ट रूप से गुस्सा आ गया था। अगर 2 लोगों के बीच की बाधा न होती तो वो अब तक जोश को अपने मांस खाने वाले श्राप से ग्रस्त कर चुका होता। भले ही मेरे शब्द कठोर लगे, लेकिन मुझे डर है कि यह सच है। इम्होतेप, भले ही तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया हो, लेकिन तुम्हारा समय शायद सीमित है। जोश ने कंधे उचकाते हुए कहा, सच कहूं तो मैं नहीं चाहता था कि चीजें इस तरह हो। एक अच्छा व्यापारिक साझेदार मिलना दुर्लभ है। रहस्यमय बनना बंद करो। हे मनुष्य, मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो? इम्होतेप, जो अभी अभी पुनर्जीवित हुआ था और अपने परिवेश को समझने की कोशिश कर रहा था, जोश की अस्पष्ट चेतावनियों से भ्रमित और निराश महसूस कर रहा था। उसका सिर चकरा रहा था। हालांकि सही मायने में देखा जाए तो उसके पास पारंपरिक अर्थों में सिर भी नहीं था। बात सीधी सी है। तुम्हें जगाने वालों में रिचर्ड ओकोनेल नाम का एक आदमी है। वो फ्राउ के मेदजाई का पुनर्जन्म है, जो तुम्हारा स्वाभाविक शत्रु है। मेरा सुझाव है कि तुम उसे जल्द से जल्द खत्म करने का कोई तरीका ढूंढो, वरना जब तक वो जिंदा है तुम्हें जल्द ही पाताल लोक भेज दिया जाएगा। और मुझे हर दूसरे वाक्य में नश्वर कहना बंद करो, वरना तुम्हें अपनी इच्छा से पहले ही अनुबिस का सामना करना पड़ेगा। जोश ने सीधे सीधे कहा। उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। यह जानबूझकर किया गया था। इम्होतेप उन सभी व्यापारिक साझेदारों जैसा नहीं था जिनसे जोश पहले मिल चुका था। वो कोई साधारण अलौकिक प्राणी नहीं था, बल्कि एक सच्चा प्राचीन जादूगर था। जोश जो कुछ भी दे सकता था, इम्होतेप के लिए वो लगभग बेकार ही होता। इसके अलावा, जैसा कि फिल्मों में दिखाया गया है, इम्होतेप बेहद घमंडी और जिद्दी स्वभाव का था। उसे सिर्फ अपनी जान बचाने और अपनी प्रेमिका एंगसुनमुन की ही परवाह थी। दुनिया पर राज करना, वो तो बस एक शौक था। ऐसे प्राणी पर मीठे शब्दों का कोई असर नहीं होता। रहस्य और अप्रत्यक्ष धमकियों का मिश्रण अधिक प्रभावी होता। आखिरकार इम्होतेप जैसे पुजारी ही तो सबसे पहले शकुन और भविष्यवाणियों पर विश्वास करते थे। अगर इम्होतेप ने जोश की सलाह मानकर ओकोनेल, जो कि नियति का नायक है, को हरा दिया,
तो ये बहुत अच्छी बात होगी। फिर जोश आराम से भविष्य के सौदों पर बातचीत कर सकेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और इम्होतेप ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया तो और भी अच्छा, वो शायद फिर भी ओकोनेल से हार जाता और व्यापार संकेत शायद व्यापारी को बदल देता। रुको, सामान्यतः होस्ट की मृत्यु होने पर बीकन का स्वामित्व स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन इम्होतेप की स्थिति में क्या उसे जीवित माना जाए या मृत? और अगर उसकी आत्मा पाताल लोक में चली जाए तो वो क्या बन जाएगा? ये सारे विचार उसके मन में उमड़ रहे थे और जोश ने इम्होतेप को एक अजीब से भाव से देखा। ठीक है, हे मनुष्य, इम्होतेप ने अंततः अपना स्वर नरम किया। हो सकता है मैंने जल्दबाजी में कुछ कह दिया हो, लेकिन तुम और क्या जानते हो? जोश के अजीब से चेहरे को देखकर और उसकी बातें सुनकर इम्होतेप को लगा कि जोश शायद जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा जानता है। आखिरकार दूसरी दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति जो उसका नाम पुकार सकता था और फिरौन, मेदजाई और पाताल लोक के बारे में बात कर सकता था, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और ट्रेड बीकन के अस्तित्व के साथ जोश की चेतावनियां और भी अधिक विश्वसनीय प्रतीत होने लगी। क्या यह ईश्वरीय मार्गदर्शन हो सकता है? अभी तुम्हें ज्यादा बताने का कोई फायदा नहीं है, बस मेरी बात मानो, सब ठीक हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर जोश ने इम्होतेप की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना तुरंत फोन काट दिया। आखिरकार द ममी की पहली फिल्म की कहानी इम्होतेप के पुनरुत्थान से लेकर उसकी पराजय तक कुछ ही दिनों तक चली थी। यह व्यापारिक साझेदारी कायम रह पाएगी या नहीं, यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। जोश में इंतजार करने का धैर्य था, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि इम्होतेप ओकोनेल को हरा सकता है। इस तरह की दुनिया में नायक और खलनायक के बीच अंतिम विजेता का निर्धारण ताकत से नहीं, बल्कि विशुद्ध कथानक से होता था। अगर यह सिर्फ सत्ता की बात होती तो ओकोनेल परिवार सैकड़ों बार मर चुका होता। बातचीत खत्म करने के बाद जोश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए कमरे से बाहर चला गया। माइक और कैरोल अब 1 साल से अधिक उम्र के हो चुके थे, गोलमटोल और स्वस्थ थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से यूरी द्वारा उनके रेड अलर्ट यूनिवर्स से दिए गए उन्नत टीकों से टीका लगाया गया था, जिसने उन्हें उस समय की कई बीमारियों से सुरक्षित रखा था। बेशक जोश के घर में सभी को टीका लगाया गया था, सिवाय वीटो, एक अर्ध सुपर सैनिक, और जियांग, उनकी अमानवीय नौकरानी के। ये कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त सुविधा थी। जोश की बायोमेडिकल कंपनी द्वारा धीरे धीरे जारी किए जा रहे इन टीकों को प्रीमियम कीमतों पर बेचा गया। आखिरकार हर देश मुफ्त टीके उपलब्ध नहीं कराता था। इन पेटेंटकृत टीकों और सेना द्वारा ब्राइट लाइट सीरम की निरंतर खरीद के बदौलत जोश की बायोमेडिकल कंपनी तेजी से फार्मास्यूटिकल उद्योग में एक दिग्गज कंपनी बन रही थी। दुर्भाग्यवश यूरी की दुनिया युद्धग्रस्त होने के कारण वहां समय यात्रियों के लिए एक आवश्यक दवा वियाग्रा उपलब्ध नहीं थी। जोश एक जैव रसायन के नहीं था और उसे इसकी संरचना का ज्ञान नहीं था, अन्यथा यह आय का एक और आकर्षक स्रोत होता। संक्षेप में वियाग्रा आवश्यक है। हाँ, जब जोश आंगन में पहुंचा तो मार्गरेट और नौकरों की निगरानी में 2 छोटे बच्चे बुधवार की मुलायम पूंछ खींच रहे थे। संक्षेप में लेखक ने सेंट बर्नार्ड कुत्तों का नाम सप्ताह के दिनों के नाम पर रखा है, कहीं कोई भूल न जाए। बेचारा बुधवार उन्हें चोट पहुंचाने के डर से हिलने से भी डर रहा था और पूंछ खींचने के कारण लगभग पूरी तरह से गंजी हो गई थी। इसी बीच उसके तीनों भाई बहन मार्गरेट के बगल में लेटे रहे और देखते रहे कि कैसे 2 छोटे बदमाश उसे परेशान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे चुपचाप कह रहे हों, हमसे बेहतर तो तुम हो। जोश के आने से पहले ही कुत्तों की तेज इंद्रियों ने उसकी उपस्थिति को भांप लिया। मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ने अपनी पूंछ हिलाई और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। काम खत्म हो गया? तुम कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही हो, मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मुझे अभी अभी एक आशाजनक व्यापारिक साझेदार मिला है, लेकिन वे एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं जिसमें मैं दखल नहीं दे सकता, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूं। जोश ने तीनों कुत्तों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सच कहूं तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। अगर आप मुझसे पूछें तो आपको CIA के उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मार्गरेट ने लापरवाही से कहा। उसे डायमेंशनल ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा कि जोश किसी सामान्य व्यापारिक या कार्य संबंधी मामले की बात कर रहा है। सच तो यह है कि वो CIA निदेशक के रूप में जोश की भूमिका से असहमत थी। उनके परिवार की संपत्ति को देखते हुए उन्हें सरकारी नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह काम कठिन था, बहुत लाभदायक नहीं था और इसमें अधिकार भी सीमित थे। अगर उन्हें सत्ता चाहिए थी तो सीनेट या प्रतिनिधि सभा में सीट के लिए चुनाव लड़ना ज्यादा समझदारी भरा कदम होता। मार्गरेट के सुझाव पर जोश ने बस मुस्कुरा दिया। इस दुनिया के अंधकार और कुटिलता का बोझ उसे ही उठाना पड़ता था। मार्गरेट को तो बस एक खुशहाल और चिंतामुक्त जीवन जीने की जरूरत थी। डिंग, ट्रेड वर्ल्ड का 5वां होस्ट मर गया है, नए होस्ट की तलाश जारी है। 5 दिन बाद जोश को अपने दिमाग में आई सूचना से झटका लगा और वो जाग गया। अपनी भविष्यवाणी जैसी चेतावनी के बावजूद इम्होतेप की मृत्यु हो गई। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इसे प्लॉट आर्मर के अलावा और क्या माना जा सकता है? जोश सोच रहा था कि नया मेजबान कौन होगा। क्या ये ओकोनेल परिवार का कोई सदस्य हो सकता है? अगर ऐसा है
तो वो हॉवर्ड स्टार्क के विशेष आविष्कारों में से एक को भेजने के बारे में पहले से ही सोच रहा था, जैसे कि गोल्फ बॉल के आकार का एक उपकरण जो पूरी रॉक्सन रिफाइनरी को उड़ाने में सक्षम हो। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। मार्गरेट को जगाए बिना चुपके से बिस्तर से उठकर अपने स्टडी रूम में घुसने के बाद जोश ने सिस्टम तक पहुंच बना ली। स्क्रीन के दूसरी तरफ सैन्य वर्दी पहने एक एशियाई महिला थी। मैडम, आपको तो पता ही होगा कि डायमेंशनल ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, कृपया अपना परिचय दीजिए, जोश ने कहा। उसे उनके साथ कुछ कुछ जान पहचान सी महसूस हो रही थी, लेकिन वो उनका नाम याद नहीं कर पा रहा था। आप मुझे काइलिन कह सकते हैं। ये ट्रेडिंग सिस्टम वाकई कमाल का है। मुझे इससे क्या लाभ होगा और बदले में मैं आपको क्या दे सकती हूं? महिला ने पूछा। कैलिन, अच्छा नाम है। क्या तुम सैनिक हो? जोश ने उत्सुकता से पूछा। जी हां, मैं हान साम्राज्य की सेना में सेवा करती हूं, उसने गर्व से सिर ऊंचा करके जवाब दिया। संक्षेप में, द ममी की दुनिया में ड्रैगन सम्राट के राज्य का नाम प्रकट नहीं किया गया था, लेकिन उनका नाम हान था, इसलिए मुझे लगता है कि लेखक ने हान साम्राज्य नाम का इस्तेमाल किया होगा। हान साम्राज्य? दिलचस्प। ड्रैगन सम्राट की किंवदंती के बारे में आप कितना जानती हैं? जोश ने पूछा। उसे याद आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। वो फिल्म द ममी, टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर में एक सहायक किरदार के रूप में नजर आ रही थी। हालांकि फिल्म की तुलना में यह महिला काफी छोटी दिख रही थी और उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं थे। पहली और तीसरी फिल्म के बीच 2 दशकों से अधिक के समय अंतराल को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है। आप patreon.com /amamdemofo पर भी मेरा समर्थन कर सकते हैं और इस अध्याय से पहले 60 से अधिक अध्यायों तक शीघ्र पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 174, वेंचर कैपिटल कैप्टन कार्टर। 1 दुर्भाग्यशाली पुजारी इम्होतेब की तुलना में अपेक्षाकृत साधारण कैलिन के साथ संवाद करना कहीं अधिक आसान था। संक्षिप्त बातचीत के बाद जोश उसकी स्थिति को समझ पाया। उसकी दुनिया का समय 1926 के उत्तरार्ध में था, जो जोश की दुनिया से ठीक 21 साल पहले का समय था। यह द ममी की समय रेखा से मेल खाता है। मूल कहानी में ओकोनेल पहली बार 1923 में फ्रांसीसी विदेशी सेना के साथ खोए हुए शहर हमुनाप्तरा पहुंचे थे। एवलिन के साथ उनके रोमांच की शुरुआत 3 साल बाद 1926 में हुई थी। काइलिन के पिता कभी दक्षिण पश्चिम के एक दिग्गज सैन्य अधिकारी थे, जो अपने चरम पर हजारों सैनिकों की कमान संभालते थे, लेकिन 1 दशक पहले बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनका परिवार इस क्षेत्र में प्रभावशाली बना रहा। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण काइलिन, जो अपने पिता की बहुत प्रशंसा करती थी, 18 वर्ष की आयु में हान साम्राज्य की आधिकारिक हुआंगफू सैन्य अकादमी की जियांगचिंग शाखा में शामिल हो गई। इस अकादमी ने अभी अभी महिला सैनिकों की भर्ती शुरू की थी, जिससे वो हान साम्राज्य के इतिहास में महिला सैनिकों के पहले बैच का हिस्सा बन गई। इस प्रकार उन्होंने गर्व से स्वयं को हान साम्राज्य की महिला अधिकारी घोषित किया, जो उस समय के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि थी। अनौपचारिक नियुक्तियों को छोड़कर पूरे साम्राज्य में केवल 213 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त महिला सैनिक थी। अकादमी से स्नातक होने के ठीक बाद ट्रेडिंग बीकन ने उसे चुन लिया। सामान्य परिस्थितियों में वो पैगी कार्टर की तरह ही गोपनीय दस्तावेजों को संभालने के लिए किसी सैन्य खुफिया इकाई में शामिल हो जाती, लेकिन आयामी व्यापार उपकरण के प्रकट होने से उसके लिए एक नया रास्ता खुल गया। उस दौर में किसी महिला का सेना में शामिल होना अपने आप में एक दुर्लभ उपलब्धि थी। ऐसी महत्वाकांक्षाओं वाली महिलाओं के लिए पारंपरिक भूमिकाओं में ढलना मुश्किल था। आखिरकार महत्वाकांक्षा केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। अपने परिवार के संसाधनों के साथ एक निजी सेना खड़ी करना मुश्किल नहीं था। कार्टर की तरह एकमात्र चुनौती पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों का सम्मान और वफादारी हासिल करना था, लेकिन काइलिन के पास इसका समाधान था। उसका एक छोटा भाई था। अपने भाई के नाम का इस्तेमाल करके अपने पिता के पुराने अधीनस्थों को एकजुट करके वो अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर नियंत्रण हासिल कर सकती थी, जबकि उसे अपनी कठपुतली की तरह नचा सकती थी। एकदम सही योजना। बेशक ये सब जोश के समर्थन पर निर्भर था। इस नीले सीरम को सुपर सोल्जर सीरम कहते हैं। इसकी सिर्फ 3 शीशियां हैं। एक बार इंजेक्ट करने पर यह असाधारण शक्ति प्रदान करता है। हालांकि इस प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा लगती है। यहीं पर यह हरा सीरम काम आता है, एक उच्च ऊर्जा वाला सप्लीमेंट। इन्हें एक साथ इस्तेमाल करें। पहले सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करें, फिर 5 मिनट के भीतर सप्लीमेंट इंजेक्ट करें। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, लेकिन इसमें कोई खतरा नहीं है। जोश ने उसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं का मजाक उड़ाने के बजाय उनका समर्थन करते हुए समझाया। उसने तो शुरुआत में ही एक अद्भुत चीज भी पेश की। यूरी द्वारा कैप्टन अमेरिका के रक्त के नमूनों का उपयोग करके महीनों के शोध के बाद विकसित किया गया एक नया सुपर सोल्जर सीरम। कैप्टन अमेरिका या रेड स्कल द्वारा इस्तेमाल किए गए मूल सीरम के विपरीत यूरी के उन्नत संस्करण में भावनात्मक क्षमता बढ़ाने वाले कोई प्रभाव नहीं थे। इसने व्यक्तित्व के लक्षणों को बदले बिना शरीर को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। नया सीरम विंटर सोल्जर और वीटो द्वारा इस्तेमाल किए गए अपूर्ण संस्करणों जैसा ही था, लेकिन अधिक परिष्कृत और जोखिम मुक्त था। आखिरकार अपूर्ण सीरमों की सफलता दर बेहद कम थी। हजारों परीक्षण विषयों में से केवल 2 ही जीवित बचे थे। इन खामियों के कारण वीटो के रक्त तक पहुंच होने के बावजूद यूरी जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी उस अपूर्ण सीरम की नकल या उसमें सुधार नहीं कर सका। वो केवल कुछ घटकों को निकालकर
उन्हें रेड अलर्ट ब्रह्मांड के जीन सीरम के साथ मिलाकर बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीरम बना सका। हालांकि कैप्टन अमेरिका के उत्तम रक्त और वीटो के सीरम से प्राप्त अनुसंधान अनुभव के कारण नए सीरम का विकास काफी आसान हो गया। महज कुछ ही महीनों में यूरी ने पहली सफलता हासिल कर ली। शक्ति बढ़ाने के मामले में नया सीरम मूल सीरम से थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन यह अपरिहार्य था। युद्ध क्षमता केवल शारीरिक क्षमता पर ही नहीं बल्कि इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करती है। मूल सुपर सोल्जर सीरम इच्छाओं और भावनाओं को बढ़ाता था, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगकर्ता का दृढ़ संकल्प भी बढ़ जाता था। बकी के मामले में यह स्पष्ट था, जिसका अपूर्ण सीरम उसे हॉवर्ड स्टार्क के प्रतिकृति सीरम से बनाए गए नए विंटर सोल्जर्स की तुलना में कमजोर बनाता था। यही सिद्धांत यह भी बताता है कि कैप्टन अमेरिका अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली विरोधियों का सामना करते हुए भी अक्सर बराबरी के स्तर पर लड़ने में सक्षम क्यों होता था। नए सुपर सोल्जर सीरम के कई फायदे थे। यह सुरक्षित था, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं थे और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन आसानी से किया जा सकता था। इसी वजह से यह व्यापक उपयोग के लिए आदर्श था। उच्च ऊर्जा वाले इस खाद्य पूरक के उपयोग से मूल सीरम की ऊर्जा बढ़ाने के लिए बिजली और विशेष किरणों का उपयोग करने की जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता समाप्त हो गई, जिससे प्रक्रिया बहुत सरल हो गई। सैन्य और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए यह वास्तव में एक आदर्श सुपर सोल्जर सीरम था। प्रारंभिक प्रयोगों से पता चला कि जब सैनिकों ने सीरम का उपयोग किया और फिर गन काटा सीखने से पहले प्रोजियम के साथ इसका पूरक सेवन किया तो उनकी प्रगति दोगुनी हो गई। क्योंकि यह सीरम बहुत प्रभावी था, इसलिए जोश अल्पावधि में इसे व्यापक रूप से जारी करने को लेकर सतर्क था। यदि यह व्यापक रूप से फैल जाता तो इससे वैश्विक शक्ति संतुलन में भारी बदलाव आ सकता था, जो इस समय उसके हित में नहीं था। हालांकि अगर इसका इस्तेमाल आयामी व्यापार की वस्तु के रूप में किया जाए तो यह सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद बन सकता है। इस सीरम के बल पर भले ही काइलिन की महत्वाकांक्षाएं भोली या मूर्खतापूर्ण लगे, जब तक उसे इम्होतेप या ड्रैगन सम्राट जैसी शक्तियों का सामना नहीं करना पड़ता, वो अपनी दुनिया पर राज कर सकती है। व्यापार प्रणाली के समर्थन से वो जितनी बार चाहे उतनी बार पुनर्जीवित हो सकती है। ये सैन्य हथियार, उपकरण और साजो सामान आपकी दुनिया की तकनीक से 20 साल आगे है। ये 1 साल तक चलेंगे। इन संसाधनों से आप आसानी से एक मजबूत सेना बना सकते हैं। हान साम्राज्य के मौजूदा सरदारों की ताकत को देखते हुए आपको पूरे साम्राज्य को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 किन क्षेत्र पर कब्जा करना भी संभव होना चाहिए, जोश ने कहा। एक बार जब आप 3 किन क्षेत्र को सुरक्षित कर लें और ड्रैगन सम्राट की कब्र का पता लगा लें, तो हम आगे की बातचीत जारी रख सकते हैं। चूंकि इस समय काइलिन के पास जोश के साथ लेन देन करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं था, इसलिए यह सब एक निवेश था। सैन्य सामग्री और सुपर सोल्जर सीरम की 3 शीशियां एक परीक्षण थी। अगर वो इन संसाधनों के साथ सफल नहीं हो पाती तो उस पर आगे निवेश करना व्यर्थ होता। ऐसे में जोश उसे हटाने और अधिक भरोसेमंद साथी खोजने में जरा भी संकोच नहीं करता। हमेशा की तरह निवेश में जोखिम तो था ही, लेकिन जोश के लिए यह जोखिम संभालने योग्य था। धन्यवाद श्री जोश, मैं आपके कार्यों को यथाशीघ्र पूरा कर दूंगी, काइलिन ने उत्साहपूर्वक कहा। आप patreon.com/demoफो पर भी मेरा समर्थन कर सकते हैं और इस अध्याय से पहले 60 से अधिक अध्यायों तक शीघ्र पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 175 से 8। काइलिन को जोश के छिपे हुए विचारों का जरा भी अंदाजा नहीं था। अपने सिस्टम वेयरहाउस में आपूर्ति के विशाल भंडार को देखकर वो उत्साह से भर उठी। वहां टैंक, तोपें, बख्तरबंद वाहन और यहां तक कि हवाई जहाज भी थे। राइफल और मशीन गन बहुतायत में उपलब्ध थी। इतने बड़े भंडार के साथ वो आसानी से एक शक्तिशाली सेना खड़ी कर सकती थी। भले ही उसे अपने पिता के पुराने अधीनस्थों पर निर्भर रहने के बजाय नए सैनिकों की भर्ती करनी पड़े। पैसों की कोई समस्या नहीं होगी। जोश ने उसे जो सामान दिया उसमें डिब्बाबंद मांस की बड़ी मात्रा भी शामिल थी। उसे बेचकर अनाज की तुलना में 10 गुना अधिक पैसा कमाया जा सकता था। उस युग में भोजन धन से कहीं अधिक मूल्यवान था। एकमात्र संभावित चुनौती भविष्य के लिए ईंधन सुरक्षित करना था, लेकिन वो भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। जोश ने उसे बताया था कि 3 किन क्षेत्र में तेल के प्रचुर भंडार है। एक बार जब वो उस क्षेत्र को सुरक्षित कर लेगी तो वो तेल निकालने और शोधन के लिए उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। उसके लिए पुराने हन्यांग राइफलों से लैस स्थानीय सरदारों की सेनाएं और यहां तक कि साम्राज्य की मुख्य सेनाएं भी कागज के समान प्रतीत होती थी। 3 किन क्षेत्र से उसे जरा भी डर नहीं लगता था। अगर जोश की बात सच थी और वो ड्रैगन सम्राट को जगाकर अमर जीवन का कुंड प्राप्त कर सकी तो उसकी महत्वाकांक्षाएं और भी तेज हो गई। काइलिन से बातचीत खत्म करने के बाद जोश ने समय देखा। सुबह के 6 बज चुके थे और आसमान में रोशनी होने लगी थी। वापस सोने के बजाय वो बगीचे में जाकर गन काटा की बुनियादी बातों का अभ्यास करने लगा। सुपर सोल्जर सीरम भले ही पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन जोश की फिलहाल इसे इस्तेमाल करने की कोई योजना नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा उसने आपातकालीन स्थिति के लिए अपने सिस्टम स्टोरेज में 20 ट्रांसफॉर्मेशन सीरम की कुछ शीशियां रखी हुई थी। कम उम्र होने के कारण जोश को उच्च स्तर की शक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं थी। उसे यह भी चिंता थी कि क्या सीरम का उपयोग करने से भविष्य में अन्य प्रकार की शक्तियों तक पहुंचने की उसकी क्षमता सीमित हो सकती है।
अपने सामने असीमित संभावनाओं को देखते हुए जोश इतनी जल्दी किसी एक रास्ते पर चलने का फैसला नहीं करना चाहता था। कुछ देर गन काटा का अभ्यास करने और पसीना बहाने के बाद मार्गरेट जाग उठी। जोश ने नहाया, मार्गरेट और अपने बच्चे के साथ नाश्ता किया और फिर काम पर जाने के लिए अपनी संपत्ति के पास स्थित छोटे हवाई अड्डे की ओर उड़ान भरने के लिए निकल पड़े। चूंकि अभी वसंत ऋतु की शुरुआत थी और अपेक्षाकृत ठंड थी, इसलिए वे शिकागो के बजाय फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में रह रहे थे। आज का काम CIA के लिए नहीं था। हालांकि जोश एक उच्च पद पर था, लेकिन ऐसे बहुत कम कार्य थे जिनमें उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी आवश्यक थी। इसके बजाय वो ट्रूमैन लॉन्च सेंटर की ओर जा रहे थे, जिसे पिछले साल बोइंग ने वेस्ट पाम बीच से लगभग 60 मील दूर मेरिट द्वीप पर बनाया था। यह राष्ट्रपति ट्रूमैन के प्रति एक स्पष्ट सम्मान था, एक ऐसा इशारा जो स्पष्ट रूप से प्रशंसात्मक होने के साथ साथ बेहद प्रभावी भी साबित हुआ था। संक्षेप में, यह वास्तव में नहीं बनाया गया था। बाहरी तौर पर ट्रूमैन सौम्य स्वभाव के प्रतीत होते थे, लेकिन जो लोग उन्हें अच्छी तरह जानते थे वे समझते थे कि वे अंदर ही अंदर उथल पुथल मचाने वाले व्यक्ति थे। CIA के निर्माण में जोश की भूमिका प्रक्षेपण केंद्र के नामकरण से काफी प्रभावित थी। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण भी था। मूल समय रेखा में इस प्रक्षेपण केंद्र को कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता, लेकिन इस दुनिया में यह संभव ही नहीं था। इसी केंद्र पर जोश के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में बोइंग कंपनी पहला वाहक रॉकेट क्यूपिड 1 प्रक्षेपण करने वाली थी, जो मूल समय रेखा से पूरे 10 साल पहले था। लेकिन यह कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं था। मूल समय रेखा के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ ही वर्षों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर ली थी। हालांकि परमाणु हथियारों और उच्च गति वाले विमानों के कब्जे के कारण अमेरिका ने अंतरिक्ष अन्वेषण को प्राथमिकता नहीं दी, जिससे सोवियत संघ को नेतृत्व करने का मौका मिल गया। मूल घटनाक्रम के अनुसार सोवियत संघ ने अक्टूबर 1957 में अपना उपग्रह प्रक्षेपण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने घरेलू दबाव में आकर अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया। पहला रॉकेट उसी वर्ष दिसंबर में बनकर तैयार हुआ, लेकिन वो असफल रहा। इसके बाद अगले वर्ष 31 जनवरी को दूसरा रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। पूरी प्रक्रिया में 4 महीने से भी कम समय लगा। पर्याप्त तकनीकी तैयारी के बिना इतनी तीव्र प्रगति असंभव होती। जोश द्वारा बोइंग का अधिग्रहण करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कंपनी के पास कई उन्नत एरोस्पेस प्रौद्योगिकियां मौजूद है, जिसके कारण उन्हें यह प्रारंभिक उपलब्धि प्राप्त हुई। हालांकि समय सीमा एक दशक आगे बढ़ गई, लेकिन आवश्यक जनशक्ति और संसाधन उतने अधिक नहीं थे जितना जोश ने अनुमान लगाया था। हालांकि मानव जाति के पहले उपग्रह प्रक्षेपण का महत्व निर्विवाद था। इस प्रक्षेपण समारोह में ट्रूमैन और मार्शल जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। जैसे ही जोश प्रक्षेपण केंद्र पर पहुंचा, उसे CIA से एक और संदेश मिला। प्रक्षेपण केंद्र के महत्व को देखते हुए जोश ने इसे CIA के उपयोग के लिए सुरक्षित कर लिया था, जिससे ये CIA नियंत्रित सुविधा बन गई थी। उन्हें जो संदेश मिला वो ये था कि पैगी कार्टर ने CIA में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। सच में? वीटो से यह खबर सुनकर जोश हैरान रह गया। कार्टर को दिया गया उसका शुरुआती निमंत्रण एक अनौपचारिक प्रस्ताव था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे स्वीकार करेगी। हालांकि यह स्पष्ट था कि पैगी को हाल के महीनों में सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उसने कैप्टन अमेरिका के प्रति अपने रोमांटिक विचारों को त्याग दिया, SSR छोड़ दिया और CIA में शामिल हो गई। जी हाँ, सुश्री कार्टर पहले से ही लैंगली में आपके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रही है। वीटो ने कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। जोश ने सिर हिलाया। वो हैरान तो था, लेकिन घबराया नहीं। इसके बजाय उसे तुरंत एक और महत्वपूर्ण जानकारी याद आई और उसने अपनी नजर ट्रूमैन की ओर घुमाई, CIA के प्रशासनिक निदेशक और एजेंसी के असली नियंत्रक के रूप में। जोश के पास अमेरिकी सरकार के भीतर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विशाल भंडार था। कुछ समय पहले ही उन्होंने सेना विभाग की एक रिपोर्ट देखी थी, जिसमें बताया गया था कि कैप्टन अमेरिका के रक्त का अध्ययन करने में प्रगति हुई है और मानव परीक्षणों की तैयारी चल रही है। सेना ने काले सैनिकों को, ऐसे लोग जिनके पास उस युग में कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं थे, परीक्षण विषयों के रूप में चुना था। जब जोश ने इस मिशन को देखा तो उसे एहसास हुआ कि इसका संबंध कैप्टन अमेरिका के भूले हुए अश्वेत संस्करण से है। हालांकि जोश ने इस परियोजना में पेगी कार्टर को शामिल करने की योजना बनाई थी। हालांकि जोखिम बहुत अधिक थे, लेकिन जोश ने अपनी समय यात्रा से पहले कई वैकल्पिक ब्रह्मांडों की लघु कहानियां पढ़ी थी और वो जानता था कि कई समानांतर दुनियाओं में कैप्टन कार्टर के संस्करण मौजूद है। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो अन्य परीक्षण विषयों की तुलना में पेगी कार्टर मूल सुपर सोल्जर सीरम के साथ सबसे अधिक अनुकूल थी। इसके अलावा जोश का मानना था कि अगर पैगी को मौका दिया जाता तो वो खुशी खुशी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेती। कैप्टन अमेरिका के प्रति उसका जुनून कल्पना से परे था, इसलिए अगर उन्हें कैप्टन अमेरिका की जगह लेने और मिशन को पूरा करने का अवसर दिया जाए तो वो कभी इनकार नहीं करेंगी, भले ही सफलता की संभावना कम ही क्यों न हो। CIA के भीतर कैप्टन कार्टर का होना काफी दिलचस्प होगा। आप patreon.com/demoफो पर भी मेरा समर्थन कर सकते हैं और इस अध्याय से पहले 60 से अधिक अध्यायों तक शीघ्र पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।
अध्याय 176 हॉवर्ड की पराजय 1। सीआईए में आपका स्वागत है, पेगी। अगली सुबह जोश ने लैंगली स्थित अपने कार्यालय में पेगी कार्टर का स्वागत किया, क्योंकि वो रिपोर्ट करने के लिए जल्दी पहुंच गई थी। धन्यवाद जोश, आपके साथ काम करके मुझे खुशी हो रही है, लेकिन अगर मैं पूछ सकती हूं तो मैं ये पुष्टि करना चाहूंगी, क्या आपने पहले जो वादा किया था वो अभी भी कायम है? पैगी ने सावधानी से पूछा। उसकी मुस्कान विनम्र लेकिन संयमित थी। हालांकि वे अतीत में दोस्त थे, लेकिन भविष्य में वे एक दूसरे के वरिष्ठ और अधीनस्थ होंगे। MI5 और सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व दोनों में वर्षों के दौरान पेगी के अनुभवों ने उसे कार्यस्थल पर सतर्क रहने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित किया था। बेशक ये अभी भी लागू है, लेकिन जल्दबाजी मत करो। CIA MI5 या सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व से अलग तरीके से काम करता है। ये स्वभाव से MI6 जैसा है। इससे पहले कि तुम आधिकारिक तौर पर काम शुरू करो, मुझे तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। जोश ने कार्यालय का दरवाजा सावधानीपूर्वक बंद करते हुए और पर्दे खींचते हुए कहा। हालांकि ऐसी सावधानियों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पूरा CIA मुख्यालय उसके नियंत्रण में था। फिर भी जोश ने पैगी कार्टर के सामने दिखावा बनाए रखने का फैसला किया। ये क्या है? जोश के रहस्यमय व्यवहार से पैगी की जिज्ञासा बढ़ गई। इसे देखो, जोश ने उसे दस्तानों की एक जोड़ी देते हुए कहा, और फिर अपने सुरक्षित कैबिनेट से एक गोपनीय फाइल निकाली। जोश की गंभीरता देखकर पैगी भी गंभीर हो गई। उसने दस्ताने पहने और दस्तावेज पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। क्रोध, दुख और अविश्वास का मिलाजुला भाव उसके चेहरे पर छा गया। क्यों? तुम्हारे पास स्टीव का खून क्यों है? और तुमने इसके साथ ऐसे प्रयोग करने की हिम्मत कैसे की? पैगी ने फाइल को जोश की मेज पर पटकते हुए शांत लेकिन गुस्से भरे स्वर में पूछा। उसने इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए इतना बलिदान दिया, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कमरे में इधर उधर घूमने लगी। धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस दस्तावेज में स्टीव रोजर्स के रक्त के नमूनों और संबंधित प्रयोगों पर किए गए विस्तृत शोध के साथ साथ आगे के अध्ययनों की योजनाओं का भी उल्लेख था। पेगी को इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि हॉवर्ड से चुराया गया नमूना सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व के हस्तक्षेप से पहले ही डिक्स द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था। पैगी और स्टीव रोजर्स को हीरो मानने वाले कई लोगों के लिए ये एक विश्वासघात और अपमान था। जोश शांत रहा, कुर्सी पर पीछे झुककर बैठा रहा और पैगी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने दिया। आखिरकार वो जानती थी कि वो कहाँ है, और गुस्से के बावजूद उसने अपनी आवाज धीमी रखी। कुछ देर बाद जब पैगी शांत हुई तो उसने कहा, माफ करना, मैंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी। उसने माफी मांगी। खुफिया विभाग में इतने वर्षों तक काम करने के बाद वो समझ गई थी कि ऐसी कई चीजें थी जिन्हें जोश के स्तर का व्यक्ति भी नहीं बदल सकता था। कैप्टन अमेरिका के रक्त पर किए जा रहे शोध जैसी महत्वपूर्ण चीज को CIA जैसी एजेंसी द्वारा नियंत्रित करना संभव नहीं था, जिसकी स्थापना हाल ही में हुई थी। दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस मामले की जिम्मेदारी सेना विभाग की थी और CIA केवल कुछ सहायता प्रदान कर रही थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, जोश ने कहा और उसके लिए एक कप गर्म कॉफी डालने के लिए उठ गया। धन्यवाद। सामरिक वैज्ञानिक भंडार को इसके बारे में पता होना चाहिए था, है ना? पैगी ने कॉफी लेने के बाद पूछा। वे सेना का हिस्सा थे, है ना? जोश ने जवाब दिया। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें पता ना हो, पैगी ने धीरे से कहा। अगर सामरिक वैज्ञानिक भंडार सहमत ना होता तो सेना को स्टीव का खून नहीं मिल पाता। इतने लंबे समय तक अंधेरे में रखे जाने पर उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो रहा था। सच तो यह है कि सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व के पास कोई विकल्प नहीं था। पुनर्जन्म परियोजना हमेशा से एक सैन्य पहल थी। SSR तो बस आदेशों का पालन कर रहा था। वे स्टीव की विरासत की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि तुम ये जानती हो, जोश ने उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूं कि स्टीव के खून के कितने नमूने बचे थे? पेगी ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। ज्यादा नहीं, जहां तक मुझे पता है 12 नमूने थे, प्रत्येक लगभग 5 मिलीलीटर का। सेना को उनमें से 11 मिले, जोश ने जवाब दिया। 11? आखिरी वाले का क्या? पैगी ने भौहें चढ़ा ली। जोश चुप रहा, सोचने का नाटक करता रहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव ने उसे जवाब बता दिया। हावर ही है ना? पेगी ने अनुमान लगाते हुए पूछा। आखिरी नमूना सामरिक वैज्ञानिक भंडार के पास होने की संभावना बहुत कम थी। पुनर्जन्म परियोजना के प्रमुख वैज्ञानिक होने के नाते हावर्ड स्टार के पास ही शेष नमूना होने की सबसे अधिक संभावना थी। जोश ने हल्के से सिर हिलाकर उसकी शंका की पुष्टि की। इससे पहले जोश ने पेगी कार्टर की CIA में भर्ती को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए उसने पेगी और हॉवर्ड के बीच मतभेद पैदा करने की जहमत नहीं उठाई थी। लेकिन अब जबकि पैगी आधिकारिक तौर पर CIA में शामिल हो चुकी थी, दोनों के बीच अच्छे संबंधों की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर सही तरीके से संभाला जाए तो पेगी इस HIELD के खिलाफ CIA की अग्रिम पंक्ति भी बन सकती है। आखिरकार पिछले साल सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा था, उसके बावजूद इसका अस्तित्व में आना तो तय था। सीमित धनराशि के लिए इतनी सारी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बीच होड़
मची होने के कारण प्रतिद्वंद्विता बेहद तीव्र थी। इसके अतिरिक्त SHIELD का शोध पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित होने के कारण उस पर वित्तीय बोझ और भी बढ़ गया था, और इस वजह से CIA और SHIELD का भविष्य में अप्रतिद्वंदी बनना तय था। पैगी और हॉवर्ड को जरूरत से ज्यादा अच्छे संबंध बनाए रखने देना ठीक नहीं था। जोश ने फैसला किया कि अब उनके बीच कुछ दूरी बनाने का समय आ गया है। हॉवर्ड को स्टीव के रक्त के नमूनों के बारे में हमेशा से पता था, लेकिन उसने इसे सालों तक गुप्त रखा था। हालांकि इस खुलासे से पैगी और हॉवर्ड की दोस्ती पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, लेकिन इससे उनके बीच एक ऐसी दरार जरूर पैदा हो जाएगी जिसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। जोश ने ठीक यही स्थिति पैदा करने की योजना बनाई थी। अंततः जोश की योजना थी कि वह पैगी को SHIELD के खिलाफ CIA का नेतृत्व करने देगा, जबकि वो पृष्ठभूमि में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहेगा या शायद तमाशा देखने का आनंद लेता रहेगा। अध्याय 177 से 9। महत्वपूर्ण, अब से प्रत्येक अध्याय ठीक शाम 4 बजे UTC, वो समय जब आपके पावर स्टोन रिफ्रेश होते हैं, पर पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, मैं समझ गई। मुझे ये सब बताने के लिए धन्यवाद। लेकिन क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि मैं इस परियोजना का जिम्मा संभालूं? पैगी ने अपना कप नीचे रखते हुए और जोश की ओर देखते हुए पूछा। दरअसल पैगी, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर उस समय रीबर्थ पॉड में कदम रखने वाली तुम होती तो क्या होता? जोश ने बोलने से पहले गहरी सोच में डूबने का नाटक किया। क्या तुम सच कह रहे हो? पैगी उसके शब्दों से स्तब्ध रह गई। मुझे पता है ये बेतुका लगता है, लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैंने पुनर्जन्म परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी जुटाई। मुझे डॉक्टर एर्स्किन का सिद्धांत भी मिला कि सीरम किसी व्यक्ति में अच्छाई या बुराई को बढ़ा देता है। लेकिन सोचो पैगी, उनकी तुलनाएं तो केवल श्मिट और स्टीव तक ही सीमित थी, है ना? जोश ने समझाया। तुम्हारा क्या मतलब है? पैगी की भौहें और भी सिकुड़ गई। मैं कह रहा हूं कि हालांकि उनके सिद्धांत में कुछ सच्चाई है, पर यह पूर्ण नहीं है। सीरम का असली दुष्प्रभाव व्यक्तिगत भावनाओं का तीव्र होना है। यदि उपयोगकर्ता का विश्वास पर्याप्त रूप से मजबूत है तो सफलता की संभावना काफी अधिक है। और सच कहूं तो मेरे जानने वालों में स्टीव के अलावा तुमसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। वास्तव में पैगी, मुझे नहीं लगता कि तुम स्टीव से कम सक्षम हो। डॉक्टर एर्स्किन ने शायद तुम्हें उस समय केवल तुम्हारे लिंग के कारण नजरअंदाज किया था। जोश ने अपनी बात को विश्वासपूर्वक सुनाते हुए कहा। भले ही जोश ये सब मनगढ़ंत कहानी बना रहा था, फिर भी वो पैगी को अपने जाल में फंसाने में कामयाब रहा। अपने पिछले अनुभवों के कारण पैगी को जोश पर बहुत भरोसा था। हालांकि उसकी तारीफ सुनकर उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, फिर भी वो इस विचार से आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाई। अगर वो सफल हो जाती है तो वो स्टीव की विरासत को आगे बढ़ा सकती है। बेशक ऐसे प्रयोगों में जोखिम बहुत अधिक और अप्रत्याशित होते हैं। मैं तो बस एक सुझाव दे रहा हूं। निर्णय पूरी तरह से आपका है, जोश ने आगे कहा। नहीं, मैं करूंगी। पैगी ने बिना किसी झिझक के सहमति जताई। लेकिन क्या सेना मुझे भाग लेने की अनुमति देगी? एक साझेदार के रूप में CIA के पास इस परियोजना में 10 पद है। सेना के विपरीत हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रतिभागी स्वयंसेवक हों। लेकिन आप सूची में एकमात्र महिला है, जोश ने समझाया। बाकी 9 प्रतिभागी परिषद के वफादार समर्थक थे। जोश अपने लोगों को इतने अनिश्चित प्रयोग में भेजने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, सिवाय कार्टर के, जिसके सैद्धांतिक रूप से सफल होने की सबसे अच्छी संभावना थी। लेकिन परिषद को इस परियोजना में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए जोश ने उदारतापूर्वक उन्हें बाकी सभी स्लॉट दे दिए। ठीक है, प्रयोग कब शुरू होगा? पैगी ने पूछा। यह रहा स्वयंसेवक बनने का फॉर्म, हस्ताक्षर के लिए बोनस और बीमा समझौता। बस 1 हफ्ते बाद इस पते पर आ जाना, जोश ने जवाब दिया और उसे कई दस्तावेज और एक चेक सौंप दिया। क्या यह वाकई जरूरी है? पैगी ने चेक को देखा। यह कॉन्टिनेंटल बैंक का $10,000 का कैशियर चेक था, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। ले लो, यह सरकारी बजट से कवर किया गया है, जोश ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। बेशक तकनीकी रूप से यह पैसा जनता के पैसे से ही दिया गया था, लेकिन यह पैसा केवल पैगी को ही मिला। परिषद के बाकी 9 प्रतिभागियों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। दरअसल परिषद को परियोजना में जगह पाने के लिए CIA को $10 लाख का प्रायोजन शुल्क देना पड़ा था। अगर उनके प्रतिभागियों में से एक भी सफल हो जाता तो उन्हें $10 लाख का अतिरिक्त बोनस मिलता। आखिरकार परिषद के पास बहुत पैसा था और जोश उस पैसे से लाभ कमाने का मौका छोड़ने वालों में से नहीं था। जोश को जिद करते देख पैगी ने मना नहीं किया। आखिरकार उसे पैसों की जरूरत थी। स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व से पैगी कार्टर का वेतन बहुत अधिक नहीं था। अगर जोश ने न्यूयॉर्क में स्टीव की संपत्ति खरीदकर उसे न दी होती तो उसकी अधिकांश आय शहर में एक अच्छे अपार्टमेंट का किराया देने में ही खर्च हो जाती और उसके बाद बहुत कम पैसे बचते। मूल कहानी में पैगी को या तो किसी दूसरे कमरे में रहना पड़ता था या फिर किसी सस्ते और प्रतिबंधात्मक महिला आश्रय गृह में। अंततः हॉवर्ड स्टार को उसे रहने के लिए जगह देनी पड़ी। हालांकि पैगी के निजी खर्चे बहुत कम थे, लेकिन जोश द्वारा दिए गए $10,000 लंदन में रहने वाली उनकी विधवा भाभी और भतीजे के जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए पर्याप्त थे। जब बीमा की बात आई
तो पैगी ने अपनी भाभी और भतीजे को लाभार्थी के रूप में नामित किया। जोश को आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी स्थिति को और भी आसान बनाने के लिए उसने उसे एक लिफाफा और एक कार की चाबी थमा दी। इस सप्ताह आराम करें और घूमने फिरने का आनंद लें। अमेरिका का नजारा वाकई अद्भुत है, मना मत कीजिएगा। धन्यवाद। जोश, पैगी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। थोड़ी हैरान थी लेकिन जल्दी ही संभल गई। तो अब मैं चलती हूं, मैं आपको छोड़ देता हूं, नहीं तो मुझे डर है कि आपको कार नहीं मिलेगी, जोश ने खड़े होते हुए कहा। वो पैगी को बाहर तक ले गया और उसे पार्किंग में ले गया जहां उसकी कार इंतजार कर रही थी। एक शानदार लाल रंग की फॉक्सवैगन बीटल। कितनी खूबसूरत कार है, मैंने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी। रुको, बोइंग? लोगों को देखते ही पैगी ने पल भर के लिए स्तब्ध होकर कहा। हमने थोड़ा विराम, इतिहास में पहली बार फिर से थोड़ा विराम, एक ही सप्ताह में 1000 पावर स्टोन का आंकड़ा पार कर लिया है। तो मैं इस किताब को मिले आपके सभी समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब को और भी पावर स्टोन देते रहेंगे और हम एक दिन नंबर 1 पर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी इस किताब को 1000 से 1100 से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखें, 100 अंक एक अध्याय वाला नियम केवल इस सप्ताह के लिए है। आपके सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद। अध्याय 178 से 10। बोइंग कब से कारें बनाने लगी? बिल्कुल सही, जोश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने 1945 में एक ऑटोमोटिव डिवीजन शुरू किया था। जब मैंने बोइंग को खरीदा तो मैंने ऑटो डिवीजन को बोइंग ब्रांड के तहत एकीकृत कर दिया। आखिर किसी ने कभी यह तो नहीं कहा कि एरोस्पेस कंपनियां कार नहीं बना सकती, है ना? यह खास कार बीटल नाम के पहले प्रोटोटाइप बैच का हिस्सा है। इसकी सिर्फ 100 यूनिट्स बनाई गई थी। इन्हें इस सप्ताहांत अमेरिका के प्रमुख शहरों में एक्सप्लोरर नामक एक अन्य मॉडल के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आधिकारिक लॉन्च की बात करें तो यह साल के मध्य में होने की योजना है। जब जोश बोल रहा था, उसने पास में खड़ी एक विशिष्ट लाल रंग की स्पोर्ट्स कार की ओर इशारा किया, जिसके पिछले हिस्से में रॉकेट जैसी पंखुड़ियां लगी हुई थी। एक परजीवी होने के नाते जोश क्लासिक कार डिजाइनों को फिर से बनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उनकी पहली पसंद क्या थी? प्रतिष्ठित फॉक्सवैगन बीटल और रॉकेट फिन वाली कैडिलैक एल्डोराडो। बीटल का मूल नाम बरकरार रखा गया, जबकि एल्डोराडो का नाम बदलकर एक्सप्लोरर कर दिया गया, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के पहले कृत्रिम उपग्रह के नाम पर रखा गया था। संक्षेप में, एक्सप्लोरर से उनका तात्पर्य हमारे ग्रह के पहले कृत्रिम उपग्रह से है, न कि उस उपग्रह से जिसे उन्होंने इस ग्रह पर प्रक्षेपित किया था। बीटल को महिलाओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि एक्सप्लोरर पुरुषों को लक्षित करके बनाया गया था, ताकि अंतरिक्ष अन्वेषण के बढ़ते क्रेज का लाभ उठाया जा सके। और बोइंग की एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिष्ठा ने ब्रांड की रहस्यमयता को और बढ़ा दिया, जिससे कारों का वैश्विक बाजार पर हावी होना तय हो गया। दरअसल मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है, पैगी ने बीटल और एक्सप्लोरर के बीच नजरें घुमाते हुए कहा और फिर एक्सप्लोरर की ओर इशारा किया। स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व में इतना समय बिताने के बाद पेगी को थोड़ा आराम करने की इच्छा हुई। ठीक है, जोश ने थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए कहा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक्सप्लोरर की चाबियां सौंप दी। ये कार असल में उसके लिए थी, लेकिन अगर पैगी इसे चाहती थी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पैगी को एक्सप्लोरर में जाते हुए देखकर जोश अपने ऑफिस लौट आया। वहां पहुंचकर उसने तिजोरी खोली और उसमें से एक फाइल निकाली। अगर पेगी कार्टर को इस खुफिया फाइल की सामग्री देखने को मिलती तो वो निस्संदेह स्तब्ध रह जाती। उस फाइल में उनके बड़े भाई माइकल कार्टर के बारे में जानकारी थी, जिनके बारे में माना जाता था कि वे युद्ध में मारे गए थे। फाइल के अनुसार माइकल एक ब्रिटिश सैनिक से राशि चक्र समूह का सदस्य बन गया था। वो वर्तमान में वकांडा में बंदी है। लैंगली मुख्यालय छोड़ने के बाद कार्टर सीधे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। लैंगली न्यूयॉर्क से बहुत दूर नहीं था, केवल लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते थे। रास्ते में आकर्षक एक्सप्लोरर रॉकेट कार की बदौलत कार्टर सबका ध्यान आकर्षित करने लगा। इतने लंबे समय तक इतने दबाव में रहने के बाद उसने इस दुर्लभ क्षण की बेफिक्री और आजादी का भरपूर आनंद लिया। चाइनीज खाना खाने के लिए रुकने और 2 बदतमीज आदमियों को सबक सिखाने के बाद, जिन्होंने उस पर लाइन मारने की कोशिश की थी, कार्टर आखिरकार शाम ढलने के करीब अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में पहुंची। जैसे ही उसने कार पार्क की, उसे हॉवर्ड की जानी पहचानी थोड़ी चिढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी। वाह, कितनी खूबसूरत कार है। रुको, बोइंग की? पहले तो हॉवर्ड ने कार की तारीफ की, लेकिन जैसे ही उसने उस पर लोगो देखा, उसका चेहरा बिगड़ गया। जोश खान, वो आदमी मुझे चैन से नहीं बैठने देगा, है ना? हॉवर्ड, तुम यहां वापस क्या कर रहे हो? कार्टर ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। वहां सिर्फ हॉवर्ड ही नहीं, बल्कि उनका बटलर जार्विस भी मौजूद था, जिसने पहले भी कई बार कार्टर के साथ काम किया था। अरे, इतने रूखे मत बनो, हम अच्छे दोस्त हैं, है ना? या फिर वो जोश खान मेरी बुराई कर रहा है? क्या उसने तुम्हें वो कार दी? हॉवर्ड अचानक बोल पड़ा। क्या आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं? इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, है ना? कार्टर ने हॉवर्ड के सवालों की श्रृंखला पर थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शर्म से जार्विस ने अपना चेहरा ढक लिया। अगर हॉवर्ड ने उसकी और उसकी पत्नी की जान न बचाई होती तो उसके लिए बटलर के रूप में काम करना सचमुच अपमानजनक होता। ओह, माफ कीजिए,
बिल्कुल नहीं। मैं तो बस एक दोस्त के तौर पर यह सुनिश्चित करना चाहता था कि आपका कोई फायदा न उठा ले। हॉवर्ड ने अपनी गलती का एहसास करते हुए तुरंत माफी मांगी। मेरा फायदा उठाया गया? मुझे लगता है कि तुम यहां के सबसे बड़े धोखेबाज हो। पहले से ही चिढ़ चुकी कार्टर खुद को रोक नहीं पाई। उसने मुड़कर हॉवर्ड की बाई आंख पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। हे भगवान, श्रीमान हॉवर्ड, क्या आप ठीक है? जार्विस उन्हें उठाने के लिए दौड़ा और कार्टर से भी पूछा, मिस कार्टर, क्या हम हिंसा का सहारा लेने के बजाय इस मामले को बातचीत से सुलझा नहीं सकते? क्या तुम पागल हो? हॉवर्ड ने, जिसकी एक आंख सूजी हुई थी, गुस्से से खड़े होते हुए पूछा। हाँ, मैं पागल हूं। इतना पागल कि इतने समय तक तुम पर एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में भरोसा करता रहा। कार्टर ने तीखे स्वर में कहा। रुको, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मिस कार्टर, आपको इतनी परेशानी क्यों हुई है? जार्विस ने तुरंत बीच बचाव करने के लिए हस्तक्षेप किया। तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों परेशान हूं? ठीक है, स्टीव का खून, क्या यह काफी वजह है? कार्टर ने ठंडे स्वर में कहा। स्टीव के खून का जिक्र सुनते ही हॉवर्ड और जार्विस दोनों चुप हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कार्टर को इसके बारे में पता होगा। तो तुम्हें पता चल गया, और हां, तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। हॉवर्ड ने अपनी सूजी हुई आंख को छूते हुए आखिरकार कहा। लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे मैं रोक सकता था। लेकिन तुम मुझे पहले बता सकते थे, है ना? कार्टर ने कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया। तुमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने खुद इसका एक नमूना ले लिया था, है ना? हॉवर्ड के पास खुद का बचाव करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। माफ करना कार्टर, स्टीव का खून बहुत महत्वपूर्ण है। टीके, दवाएं, यहां तक कि सामान्य सर्दी जुकाम का इलाज, जो कि लाइलाज है, इसमें अनगिनत जिंदगियां बचाने की अपार क्षमता है। स्टीव भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका खून लाखों लोगों की जान बचा सकता है। हॉवर्ड ने लंबे विराम के बाद समझाया। और इंसानी हथियार भी बनाओगे, है ना? कार्टर ने तिरस्कार भरे लहजे में जवाब दिया। बस करो हॉवर्ड, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। अब जाओ। पेगी, हॉवर्ड चिल्लाया, लेकिन कार्टर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ऊपर चली गई। सर, शायद हम मिस कार्टर के शांत होने तक इंतजार कर सकते हैं और फिर उन्हें इस HIELD में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, जार्विस ने सुझाव दिया। बहुत देर हो चुकी है, हमने मौका गवा दिया है, हॉवर्ड ने निराशा में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्यों? जार्विस ने उलझन में पूछा। गाड़ी को देखो और सोचो कि पैगी को खून के बारे में अचानक कैसे पता चला, हॉवर्ड ने आह भरी। हॉवर्ड जितना बुद्धिमान था, उसने स्टीव के खून का जिक्र होते ही सारी बात समझ ली थी। तुम्हारा मतलब है वो CIA का आदमी जोश काहन था जिसने उसे बताया था? जार्विस को आखिरकार बात समझ आ गई। बिल्कुल सही, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पैगी पहले ही CIA में शामिल हो चुकी है। मुझे उसके इस्तीफे के समय ही समझ जाना चाहिए था। यह मेरी गलती है। मुझे उसकी परेशानियों से पहले ही बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए थी और उसे सच बता देना चाहिए था, हॉवर्ड ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। वो आज कार्टर को SHIELD में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आया था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जोश कान उनसे पहले ये उपलब्धि हासिल कर लेंगे। और CIA के बारे में हॉवर्ड ने भविष्यवाणी की थी कि यह नवगठित एजेंसी SHIELD के भविष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनेगी। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। हॉवर्ड ने तुरंत अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। उसके चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी, लेकिन उसका संकल्प कुछ ही सेकंड तक कायम रहा, इससे पहले कि वो दर्द से फिर से टूट गया। उस महिला ने उसे मारते समय बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। आप patreon.com/demofo पर भी मेरा समर्थन कर सकते हैं और इस अध्याय से पहले 60 से अधिक अध्यायों तक शीघ्र पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 179 से 11। एक सप्ताह बाद एक सैन्य ट्रक धीरे धीरे दक्षिणी नेवादा के लिंकन काउंटी में स्थित एक गुप्त सैन्य अड्डे में पहुंचा। यह अड्डा अमेरिकी परमाणु परीक्षण प्रशासन क्षेत्र का हिस्सा था, जिसे कुछ अत्यंत गोपनीय प्रयोगों को संचालित करने के लिए नामित किया गया था। भविष्य में इस अड्डे को एक और नाम से जाना जाएगा, कुख्यात एरिया 51। लेकिन जोश के लिए, जो अब CIA के प्रमुख थे, इस रहस्यमय एरिया 51 में कुछ भी रहस्य नहीं था। वास्तव में CIA की स्थापना से पहले भी वे कई बार यहां आ चुके थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बोइंग को पहले अंतरिक्ष प्रक्षेपण से पहले अमेरिकी सेना की कुछ गुप्त परियोजनाओं के बारे में जानकारी मिली थी और उनमें से कुछ परियोजनाएं यहां स्थित थी। उस समय इस सुविधा केंद्र में जोश पर अभी भी कुछ प्रतिबंध थे, लेकिन उनके CIA निदेशक बनने के बाद वे प्रतिबंध भी समाप्त हो गए। उदाहरण के लिए, जोश अब बेस पर एक प्रयोगशाला भवन में खड़ा होकर सैन्य ट्रक को परिसर में प्रवेश करते हुए देख रहा था। जब ट्रक प्रयोगशाला भवन के सामने रुका तो कार्टर के नेतृत्व में CIA के 10 स्वयंसेवक बाहर निकले। वे दूसरी पीढ़ी के पुनर्जन्म परियोजना के प्रतिभागी थे, जहां तक प्रयोगों के लिए सेना द्वारा भर्ती किए गए 290 अश्वेत सैनिकों की बात है। उनके परीक्षण बहुत पहले ही समाप्त हो चुके थे। उनमें से केवल 50 से कुछ अधिक ही जीवित बचे थे। बचे हुए 50 लोगों में से आधे से अधिक की हालत बेहद खराब थी। उनमें से केवल लगभग 20 ही अपेक्षाकृत स्थिर थे, जिनमें एक भुला दिया गया भावी सुपर सैनिक इसाया ब्रैडली भी शामिल था। फिर भी वे 20 लोग केवल अस्थायी रूप से ही स्थिर थे,
जोश को अच्छी तरह याद था कि अंत में उस समूह में से केवल यशाया ही जीवित बचा था। मृत्यु दर वाकई चौंकाने वाली थी। उम्मीद है कि तुम सच में कैप्टन कार्टर बन जाओगी, जोश ने मन ही मन सोचा जब उसने कार्टर को ट्रक से उतरते देखा और चुपचाप उसकी किस्मत के लिए प्रार्थना की। कुछ ही देर में 10 स्वयंसेवकों को बेस के प्रयोग कर्मियों द्वारा प्रयोगशाला में ले जाया गया। इसे रोकने के लिए अभी भी समय है। प्रयोग की सफलता दर मेरे अनुमान से कहीं कम है, 10% से भी कम, जोश ने कार्टर से फुसफुसाते हुए कहा, जिसने उस समय केवल मिलिट्री टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए थे। मैं यहां तक आ चुका हूं, अब पीछे नहीं हटूंगा। वैसे भी मैं हमेशा से भाग्यशाली रहा हूं। 10% मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है, कार्टर ने आराम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका दृढ़ संकल्प देखकर जोश ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, फिर पास के अवलोकन कक्ष में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। इसके तुरंत बाद प्रयोग शुरू हो गया। जैसे ही सीरम इंजेक्ट किया गया और वीटा किरणें सक्रिय हुई, बाकी 9 कक्षों से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। हालांकि कार्टर का कक्ष आश्चर्यजनक रूप से शांत था। कुछ लोगों को तो यह भी संदेह था कि वह या तो बेहोश हो गई थी या उसकी मृत्यु हो गई थी। सर, प्रयोगकर्ताओं में से एक ने जोश से पूछा। जारी रखो, जोश ने भावहीनता से जवाब दिया। यह कैसा मजाक है? कार्टर बिना आवाज किए मर गया? हास्यास्पद। जैसा कि उम्मीद थी, जब प्रयोग समाप्त हुआ और 10 कक्ष खुले तो पेगी कार्टर आत्मविश्वास से भरी हुई सबसे पहले बाहर निकली। उनका कद और भी बढ़ गया था और मांसपेशियां भी मजबूत हो गई थी, और खैर उनके पहले से ही आकर्षक अंग अब और भी अधिक सुडौल हो गए थे। अगर कैप्टन अमेरिका का पिछवाड़ा था तो कार्टर ब्रिटेन की छातियां ही कहला सकती है। संक्षेप में ओ है। कमरे में मौजूद हर कोई उसके रूप परिवर्तन को देखकर स्तब्ध रह गया। उस क्षण उन सभी को एहसास हुआ कि कार्टर को प्रायोगिक मौका देने का जोश का निर्णय कितना सही था। सेना के 200 से अधिक परीक्षण प्रतिभागियों में से कोई भी पैगी कार्टर जितना सफल नहीं रहा। उसे देखकर ही यह स्पष्ट हो गया था कि उसकी स्थिति असाधारण थी। डायरेक्टोरेट खान, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रयोग का अवलोकन कर रहे एक सेना अधिकारी ने जोश के साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की। इसके बारे में सोचना भी मत, वो CIA की एजेंट है, जोश ने दृढ़ता से कहा। वो जानता था कि अधिकारी क्या कहना चाह रहा है। सर, 10 स्वयंसेवकों में से 5 की मृत्यु हो गई है, एक को आपातकालीन उपचार की आवश्यकता है और शेष 4 की हालत अपेक्षाकृत स्थिर है। इनमें से सुश्री कार्टर की हालत सबसे अच्छी है। प्रयोग के बाद मैंने पहली बार किसी को इतनी अच्छी हालत में देखा है, एक शोधकर्ता ने जोश को बताया। लगता है मेरी किस्मत खराब नहीं है। 40% सफलता दर, जोश ने कुछ हैरानी जताते हुए कहा। उसने सोचा था कि जब तक कार्टर जिंदा है जीत पक्की है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे बोनस के तौर पर 3 अतिरिक्त सुपर सोल्जर मिल गए। हालांकि तकनीकी रूप से तीनों सुपर सैनिक परिषद के सदस्य थे, लेकिन अब वे आधिकारिक तौर पर CIA के अधिकार क्षेत्र में थे। और चूंकि जोश स्वयं परिषद का एक उच्च पदस्थ सदस्य था, इसलिए उन्हें आदेश देने का अंतिम अधिकार उसी के पास था। और हां, वो परिषद से अतिरिक्त $3 मिलियन का बजट भी मांग सकता है। बिल्कुल सही। प्रयोग के परिणाम सुनकर कई सेना अधिकारियों ने हैरानी जताई। 40% की सफलता दर उनके पिछले आंकड़ों से 4 गुना अधिक थी। लेकिन कुछ अधिकारियों ने तुरंत इस अंतर का कारण नस्ल को बताया। जोश ने बिना जवाब दिए बस मुस्कुरा दिया। उन बेवकूफों को नजरअंदाज करते हुए वो पैगी कार्टर की ओर चल पड़ा, जिसने अपने कपड़े वापस पहन लिए थे। 40% सफलता दर, मुझे लगता है कि आप मेरे लिए कुछ अच्छी किस्मत लेकर आए हैं, जोश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ऐसा है? तो शायद मुझे बोनस के लिए आवेदन करना चाहिए, कार्टर ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया। किस्मत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। क्यों ना मैं तुम्हें एक नया पहनावा दिला दूं? देखो उन्हें, वे तुमसे नजरें नहीं हटा पा रहे। जोश ने आसपास खड़े आदमियों की ओर इशारा करते हुए मजाक किया। यह सुनकर कार्टर के सुखित शरीर को चोरी छिपे निहार रहे पुरुष कर्मचारी सहज रूप से मुंह फेर लिया। हालांकि उन्होंने मन ही मन जोश को मजाक किरकिरा करने वाला होने के लिए कोसा। लगता है मुझे एक वर्दी की जरूरत है, कार्टर ने हंसते हुए कहा। उसकी मौजूदा सैन्य वर्दी, जो पहले उसे ठीक आती थी, अब पूरी तरह से छोटी पड़ गई थी, खासकर उसका ऊपरी हिस्सा, जिसे वो बड़ी मुश्किल से अपने कंधों पर खींच पा रही थी। मेरे साथ आओ, जोश ने कहा और प्रयोगशाला से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ गया। कार्टर उत्सुकता से उनके पीछे पीछे गया। जल्द ही वे एक और प्रयोगशाला में पहुंचे, जो भारी मात्रा में उन्नत व्यक्तिगत उपकरणों से भरी हुई थी। यह व्यवस्था कार्टर को स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व में हॉवर्ड स्टार की प्रयोगशाला की याद दिलाती थी। चलते चलते जोश ने समझाया, यह तो CIA के प्रौद्योगिकी विभाग की उपकरण प्रयोगशाला है। मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ तैयार करवा रखा है, मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। वे एक छोटे से प्रदर्शन कक्ष में पहुंचे। जब जोश ने उसे खोला तो एक पारदर्शी डिस्प्ले केस दिखाई दिया। उस डिब्बे के अंदर कैप्टन अमेरिका जैसी वर्दी और ढाल के साथ साथ एक तलवार और एक अजीब सा बैकपैक जैसा उपकरण था। आप patreon.com/डेमोफो पर भी मेरा समर्थन कर सकते हैं और इस अध्याय से पहले 60 से अधिक अध्यायों तक शीघ्र पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 180 से 12। एकमात्र अंतर यह था कि ढाल और वर्दी पर बने सितारों और धारियों के स्थान पर
यूनाइटेड किंगडम का यूनियन जैक ध्वज लगा दिया गया था। हालांकि कार्टर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामरिक वैज्ञानिक रिजर्व और CIA दोनों में सेवा की थी, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता हमेशा ब्रिटिश ही रही। जोश को ढाल और वर्दी पर बना यूनियन जैक खास पसंद नहीं था, लेकिन वो कार्टर के लिए थोड़ा समझौता करने को तैयार था। ये ढाल, ये एक प्रतिकृति है ना? कार्टर ने खुद को संभालते हुए पूछा। हाँ और ना। स्टीव की ढाल वाकांडा के वाइब्रानियम से बनी है, जिसमें कुछ अन्य पदार्थ भी मिले हुए हैं। सटीक जानकारी केवल हॉवर्ड स्टार्क को ही पता है। उस ढाल का मुख्य पदार्थ भी वाइब्रानियम ही है। वाकांडा की हालिया वैश्विक स्थिति को देखते हुए CIA को संयोगवश थोड़ी मात्रा में वाइब्रानियम मिल गया। हमने इसमें एक विशेष धातु भी मिलाई है। कौन सी ढाल ज्यादा मजबूत है, कहना मुश्किल है। शायद स्टीव के लौटने पर आप इसका परीक्षण कर सकें। जोश ने ढाल को उसके डिब्बे से निकालकर कार्टर को दे दिया। जोश को ठीक ठीक पता था कि इस ढाल में कौन सी विशेष धातु मिलाई गई थी। हॉवर्ड के रहस्यमय मिश्रण के विपरीत जोश द्वारा मिलाई गई धातु एक रहस्य थी, जिसे केवल वही जानता था। यह धातु इस दुनिया की नहीं थी, ये गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया से थी। ये वैलेरियन स्टील था। डेनेरिस द्वारा वेस्टरॉस को एकीकृत करने के बाद उसने कई वैलेरियन हथियार एकत्र किए, जिनमें वैलेरियन स्टील कवच का एक दुर्लभ सेट भी शामिल था। लेकिन जब जोश ने उसके साथ आधुनिक आग्नेयास्त्रों का लेन देन शुरू किया, तो डेनेरिस ने पारंपरिक हथियारों में रुचि खो दी और उन्हें अपने संग्रह में धूल जमा होने के लिए छोड़ दिया। जोश ने सस्ते अमेरिकी सैन्य उपकरणों के बदले इनमें से कुछ चीजें हासिल की थी। उसने ढाल और एक शूरवीर की लंबी तलवार बनाने के लिए वैलेरियन स्टील के खंजर और वाकांडा के वाइब्रानियम भाले को पिघलाया था। स्टीव, जोश द्वारा कैप्टन अमेरिका का नाम लेते ही कार्टर का उत्साह उदासी में बदल गया। पेगी, सच कहूं तो मुझे लगता है कि स्टीव अभी भी जिंदा है। मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके आधार पर टेसरैक्ट सिर्फ एक ऊर्जा स्रोत नहीं है, ये एक चाबी की तरह है, दूसरी दुनियाओं की चाबी। हमें अभी तक इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। जोश ने कार्टर को दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर थपथपाया। पता चला कि कार्टर की मूल लंबाई 1.7 मीटर 5.5 फुट थी और अब सर्जरी के बाद उसकी लंबाई 1.8 मीटर 5.9 फुट से अधिक हो गई है, जो लगभग जोश के बराबर है। अब उसे कंधे पर थपथपाना उतना आसान नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। टेसरैक्ट, दूसरी दुनियाओं की कुंजी? कार्टर सोच में डूबा हुआ बुदबुदाया। जोश मुस्कुराया। यही उसका इरादा था। टेसरैक्ट फिलहाल सामरिक वैज्ञानिक भंडार के नियंत्रण में था और जोश के पास इसे हासिल करने का कोई सीधा कारण नहीं था। लेकिन बोइंग द्वारा अपने एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने और एक कृत्रिम उपग्रह लॉन्च करने के साथ ही राष्ट्रपति ट्रूमैन ने राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कांग्रेस से पारित होते ही नासा आधिकारिक तौर पर स्थापित हो जाएगा, जिसके केंद्र में बोइंग का एरोस्पेस विभाग होगा। सैद्धांतिक रूप से नासा जैसी सरकारी एजेंसियों को निजी कंपनियों को शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका था, पूंजीवाद की भूमि। अगर फेडरल रिजर्व और IRs का निजीकरण किया जा सकता है तो नासा का क्यों नहीं? इसके अलावा दुनिया में कौन बोइंग से मुकाबला कर सकता था, जिसने अभी अभी मानव जाति का पहला उपग्रह लॉन्च किया था? एक बार जब नासा की स्थापना हो गई और रक्षा विभाग भी इसमें शामिल हो गया, तो सामरिक वैज्ञानिक भंडार टेसरैक्ट को अपने पास नहीं रख पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे मूल समय रेखा में पेगासस परियोजना के साथ हुआ था। पेगासस प्रोजेक्ट मूल रूप से HIELD का ऑपरेशन नहीं था। यह नासा और रक्षा विभाग के बीच एक संयुक्त परियोजना थी। कैप्टन मार्वल की घटना के बाद ही निक फ्यूरी ने इसे HIELD का बताया था। कार्टर के मन में टेसरैक्ट के महत्व का विचार अभी से बिठाकर जोश ने यह सुनिश्चित कर लिया कि जब CIA और नासा अनुसंधान अधिकारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे तो कार्टर भविष्य में उसका समर्थन करेगी। कार्टर, जोश ने चिंता जताते हुए उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। माफ कीजिए, मेरा ध्यान कहीं और भटक गया था। कार्टर ने माफी मांगी। शायद मुझे ही माफी मांगनी चाहिए, मुझे ये बात नहीं उठानी चाहिए थी, जोश ने जवाब दिया। इस पर ज्यादा ध्यान न दें, ये तलवार चलाकर देखें, ये ढाल जैसी ही सामग्री से बनी है। मुझे हमेशा से लगता आया है कि आप और स्टीव जैसे सुपर सैनिकों के पास हमले के और भी विकल्प होने चाहिए। सिर्फ ढाल पर निर्भर रहना बहुत सीमित है। लीजिए, इसे ले लीजिए। जोश ने कार्टर को तलवार सौंप दी। कार्टर ने तलवार उठाई, उसे हल्के से घुमाया और तुरंत ही उच्च शक्ति वाले बुलेट प्रूफ कंपोजिट डिस्प्ले केस का एक कोना काट दिया। चूंकि वाइब्रानियम और वैलेरियन स्टील दोनों ही बेहद मजबूत लेकिन बहुत हल्की धातुएं थी, और चूंकि कार्टर अब एक सुपर सैनिक था, इसलिए 2 हाथों के लिए डिजाइन की गई इस शूरवीर की लंबी तलवार को एक हाथ से चलाना उसके लिए सहज था। यह हल्की है और इसे संभालना आसान है, मुझे ये पसंद है। कार्टर ने तलवार को पकड़े हुए संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। वाह कार्टर, अब तो तुम बिल्कुल असली शूरवीर लग रही हो। मुझे लगता है कि अगर राजा आर्थर, लांसलॉट या जोन ऑफ आर्क भी जीवित हो जाएं, तो भी वे तुम्हारे जितने अच्छे नहीं दिखेंगे। जोश ने ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की। मुझसे मजाक मत करो, मेरे नाम कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, कार्टर ने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया। उसने तुरंत अपना ध्यान डिस्प्ले केस में रखी आखिरी चीज, एक बैग
की ओर मोड़ा और पूछा, ये क्या है? एक रॉकेट जेटपैक। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है फिलहाल के लिए। इस यात्रा को सही मायने में परिभाषित करने वाली चीज केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विकल्प है और प्रत्येक निर्णय किस प्रकार आगे आने वाली घटनाओं को नया आकार देता है। अब से हर निर्णय के गंभीर परिणाम होंगे। यदि आपको व्याख्यात्मक काल्पनिक कहानियां पसंद है तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।